हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला और एक इंटरेस्टिंग जो है एक लेक्चर जो है हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए आप सभी लोग। आज जो है फ्रेंड्स हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन जो है उनको तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ आप लोगों के लिए आज इसकी टेस्ट भी है। ठीक है, इस लेक्चर पर आधारित, ये लेक्चर आपने पूरा देखना है। इस लेक्चर पर आधारित आपसे रात में आज 10 बजे टेस्ट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, वो टेस्ट आप कैसे दोगे, किस प्रकार से दोगे, कैसे आप लोगों की उसमें रिवीजन हो सकती है, उसके बारे में मैं आगे में चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में पूरी। तो ये पूरा लेक्चर आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं 60 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में। और उन एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे यहाँ से, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बेस्ड रहेंगे, कुछ ट्विस्ट करके लेंगे। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं सब कुछ बराबर होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आप लोगों से मैं कह रहा था कि आज जो है 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसी पर आधारित आप लोगों की टेस्ट भी रहेंगी रात में। ठीक है, तो पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखना है। चलिए, अब सब कुछ सही हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे जो है क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक कर दिया है। 900 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाया था और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की टीआरई 3 की री एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो जो बच्चा अच्छे से लेक्चर देखेगा, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा टीचिंग परीक्षा के साथ में, उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पर मैं अब तक जो है फ्रेंड्स जो मेरे पास में आंसर्स आने हैं वो जो है 39% बच्चों ने अब तक आंसर किया है, 41% हो चुका है अभी। ठीक है, तो ये डिंग डोंग डिंग हो रहा है, ऊपर नीचे जो है नंबर जो है होते जा रहे हैं अभी भी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि केवल और केवल जब तक मैंने यहां पर मैं आंसर देखा, केवल 41% लोगों ने सही आंसर दिया है, केवल 41% लोगों ने। ठीक है, तो वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड लेक आप लोगों की फ्रेंड्स ये सबसे लंबी झील है। और आपको बता दूं ये टीआरई 3 के री एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप लोग पढ़ोगे अच्छे से तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत के अंदर में कौन से राज्य में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत में जो है फ्रेंड्स ये केरल राज्य में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, केरल राज्य के अंदर में। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 96.5 मीटर की है, किलोमीटर की है, 96.5 किलोमीटर, 96.5 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है वेम्बनाड झील की। तो इसको भी याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में वेम्बनाड लेक कहां पर में ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को, तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग, केरला के अंदर में है। ओके, पैंगोंग झील जो है आप लोगों की लद्दाख है, लद्दाख में इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर में। पुलिकट झील कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। और इसका 2% छोटा सा हिस्सा तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर में भी जाता है। ठीक है, और यहाँ पर में कोल्लेरू झील जो है आप लोगों की पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर में, कोल्लेरू झील। अब इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज जो टेस्ट होने वाली है ना रात में 10 बजे, तैयार हो आप सभी लोग? जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी लोग तैयार है। ठीक है, पूरा लेक्चर देखना है आप लोगों ने। और अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, हो सकता है मैं पूछ लूं कि इनमें से कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर में लोकेटेड है। तो आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के अंदर में लोकेटेड है। 98% हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है और 2% इसका हिस्सा जो है वो आपका तमिलनाडु में है, पुलिकट लेक का। कोलेरू झील कहां पर में, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो कोलेरू झील जो है फ्रेंड्स ये पूरी तरह से कहां पर में, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर में है। पैंगोंग झील जो है ये लद्दाख में है, लद्दाख में। ओके, इंडिया चाइना की बॉर्डर के ऊपर में। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। ओके, तो सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है यहाँ पर में। नायग्रा, बोयोमा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, खोने जलप्रपात, उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, तो जलप्रपात बोला है आप लोगों से, जलप्रपात मतलब इस तरीके से झरना होता है आपका। तो जो है फ्रेंड्स आपका सबसे ऊंचा है एंजल जलप्रपात। कौन से वाले देश के अंदर में है एंजल जलप्रपात? तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, एंजल जो झरना है आप लोगों का ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में, वेनेजुएला के अंदर में। प्लीज इसको भी याद रखिए आप लोग, सबसे ऊंचा झरना है और वेनेजुएला में है। अब मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिए आप सभी लोग। ठीक है, झरने की बात हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। और एंजल फॉल्स जो है आप लोगों का वेनेजुएला में है, वेनेजुएला पड़ता है साउथ अमेरिका में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एंजल फॉल्स कौन से वाले महाद्वीप के अंदर में है, ये भी बन सकता है।
ठीक है, 1250 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 6 मिनट में। जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे, सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि ऐसे ही यानी जो है मोटिवेशन के साथ में और एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा सकूं मैं। नियाग्रा फॉल्स आपसे पूछा जा सकता है, तो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। और विक्टोरिया फॉल्स आप लोगों का जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर स्थित है। जो बच्चा सिलेक्शन चाहता है आज मेहनत कर लो, आज की मेहनत जो है कल खुशियां देंगी आप लोगों को, ठीक है। और अगर अपने परिवार को अपने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने जो आपसे प्रेम करते हैं उनको खुशियां देना चाहते हो ना, ठीक है, तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज का पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड जो है फ्रेंड्स, ये तीसरा भी क्वेश्चन वही लग गया आपका। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आंसर कर दीजिए यहाँ पर मैं बताइए, ठीक है। वो कौन से देश के अंदर में ये भी बता देना आप सभी लोग, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग बता दीजिए यहाँ पर, मैं टाइप करके बता दो सभी लोग, पोल ना दीजिए टीम प्लीज इसका, ठीक है। आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पोल पोल के बिना भी आप लोग आंसर कर सकते हो, यहाँ पर मैं कमेंट में आंसर कर दो सब लोग। ओके चलिए, तो यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का एंजल जलप्रपात। कौन से देश के अंदर में ये भी बताना है आप लोगों ने, कौन से देश में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिलेगा वेनेजुएला के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे में जाकर टीआरई 4 के अंदर में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि आपका टीआरई 4 जो है इस जो है नवंबर के लास्ट तक होने की संभावना है आप लोगों की, तो ये भी करंट अफेयर्स के अंदर में रहेगा उस समय में आप लोगों का, ठीक है। तो फरवरी 2024 के अंदर में किस मंत्रालय ने अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया है, अपार, ठीक है। और अपार के अंदर में APAAR क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपार आईडी कार्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। और इसको लॉन्च किया है आपके, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, अपार, ठीक है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी कार्ड है आप लोगों का, जिसमें आपने मान लीजिए कि अंडमान निकोबार से भी कोई आपने पढ़ाई की है और आप लक्षद्वीप में जा रहे हो, लद्दाख में जा रहे हो, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही आईडी कार्ड आप लोगों को मिलेगा अपार नाम से, वन नेशन वन आईडी कार्ड, ठीक है। और ये इसमें आपकी पूरी जानकारी रहेगी कि आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन सा कोर्स आपने किया है, सब कुछ। तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, आपका एकेडमिक जो अकाउंट है, ठीक है, उसका परमानेंट ये रिकॉर्ड रखेगा। एक छात्र एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, ठीक है, बनाना इसका उद्देश्य है आपका, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर ने इसको लागू किया था और शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, अपार, ठीक है, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये केवीएस के अंदर में भी आ सकता है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है। ये केवीएस के अंदर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये वाला देखना, आपके आने वाली केवीएस के अंदर में ये क्वेश्चन आएगा, मार्क माय वर्ड, ठीक है। केवीएस के अंदर में पूछा जाएगा आपके लिए आगे वाली आने वाली। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर में देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, चाहे आज गलत कर ले, ठीक है, चाहे बच्चा आज गलत कर ले, लेकिन जो है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में सही करके आएगा, ठीक है, एक नंबर आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। जी बिल्कुल, ये बाकी जो भी एग्जाम्स है आपकी उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स होती है उसके लिए भी आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज्यादा काम की है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों का कोनीफेरस शंकुधारी वन, जो बच्चा अच्छे से मेरे साथ में पढ़ रहा है और शंकुधारी वन अगर उसने देखा है मेरे साथ में, कोनीफेरस फॉरेस्ट, उसको पता होगा कि हमारे दुनिया में जो 50 डिग्री से 70 डिग्री तक का जो एरिया हम लोगों ने मार्क किया है, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक का, वहां पर में जो है फ्रेंड्स ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और ये सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, नरम कास्ट वाले सदाबहार वन, कोनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको क्लास में भी करवाया है मैंने बार बार, और आप लोगों को रिवीजन भी करवा रहा हूँ। तो एक ही जोड़ी लगेंगी आप लोगों की दो के साथ में, यहां नहीं है, ठीक है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है आप लोगों की, ठीक है। एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी है सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज के, तो एक ही जोड़ी जो है वो केवल यहां लगी है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव तो आंसर हो नहीं सकता, अब हो सकता है नन ऑफ दी अबव, तो ए होगा या ई होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, उसमें जो है ना फ्रेंड्स हार्डवुड होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें जो है एकदम टफ वाली लकड़ियां होती है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो लकड़ियां पाई जाती है, जो वन पाए जाते हैं मजबूत, उसमें फर्नीचर वगैरह बनते हैं, ठीक है। कोनीफेरस नरम वाली होती है, ट्रॉपिकल हार्ड वाली होती है, ये दो तो आपको हमेशा याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो बी की जोड़ी 3 के साथ बनेगी, देखिए यहां तक तो अब सही है, अब सी और डी को भी चेक करना है हमने। देखिए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और मेडिटेरियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स कि भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होती है आप लोगों की, ठीक है, ये वेस्ट या साउथ वेस्ट मार्जिन पर पाई जाती है, भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पति है। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, भूमध्य सागरीय टाइप की जो वनस्पति होती है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये महाद्वीपों के कौन से साइड में पाया जाता है,
ये वेस्ट साइड में पाया जाता है, और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ईस्ट साइड में पाया जाता है। ये क्या आप लोग याद कर सकते हो इसको? ये आज डिसाइड होगा कि कितने बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे, जो टॉप 100 के अंदर में आएंगे और कौन नहीं आएंगे। ठीक है, ये वाली बात है आप लोगों की। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों का ये ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपका, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो जो है वो हार्ड वुड होते हैं। 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक का जो एरिया है यहाँ पर में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। और ये जो शंकुधारी वन होते हैं आप लोगों के, ये होते हैं नरम कास्ट वाले, नरम लकड़ी वाले। महाद्वीपों के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर में जो पाई जाती है वेस्ट साइड के अंदर में, वो होते हैं आपके भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां। और जो ईस्टर्न साइड में पाई जाती है, ईस्ट साइड के अंदर में, ठीक है, ईस्ट साइड के अंदर में वो होते हैं आप लोगों के टेम्परेट टाइप ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ईस्ट साइड में पाए जाते हैं। सिंपल सा है, आज आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक दिन यही चीज आपको जो है बाकी लोगों से बहुत आगे पहुंचा देंगी। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं आगे में भी मैं इसको जो है वो रिवाइज करवा दूं आप लोगों को? अगर आप चाहोगे तो मैं रिवाइज जरूर करवाऊंगा आपको। बस एक चीज आप लोगों से चाहिए फ्रेंड, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, आपके लिए मेहनत हम लोग करते रहेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हार्डवुड, मेडिटेरियन वेस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर में पाई जाती है आप लोगों की। ठीक है, चलिए, कोनीफेरस जो है आप लोगों का ये पाया जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स, कोनीफेरस जो है 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी आप लोगों के कोर्सेस है उसके ऊपर में 40% मानसून सेल अभी भी चल रहा है आप लोगों का। आप लोग इसको जो है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जो है एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपने जाना है टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स के अंदर में ऐप पे चले जाइए, नीचे में लिंक दी हुई उस पर चले जाइए, या जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो। ओके, नाउ फ्रेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में विस्फोट करने वाले परमाणु बम को क्या कूट संज्ञा दी गई थी? बताइए। आज देखिए फ्रेंड्स, आज आप कौन सी तारीख है? आज है आप लोगों का, ठीक है, 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त जो है उस दिन हम लोग मनाते हैं हिरोशिमा डे। हिरोशिमा और नागासाकी में दो जो है बॉम्ब गिराए गए थे। एक गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा में, ठीक है, और नागासाकी में 9 अगस्त को। हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसका नाम था फ्रेंड्स लिटिल बॉय। ठीक है, उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और जो 9 तारीख को गिराया गया था, 9 अगस्त को, 9 अगस्त को, ठीक है, वो गिराया गया था नागासाकी में, नागासाकी में, उसका नाम था फैटमैन। मैंने इसको लेकर एक ट्रिक भी आप लोगों को बताई हुई है, जो भी बच्चे होंगे ऐप के अंदर में, उन लोगों ने जब भी लेक्चर वगैरह देखा होगा, पुराने बच्चे जो होंगे उन्होंने। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पहले एक लिटिल बॉय था। ठीक है, लिटिल बॉय था, थोड़े दिन के बाद में क्या हो गया, वो फैटमैन हो गया। पहले तो बॉय होगा ना, लिटिल था पहले। हम बच्चा पैदा मैन की तरह थोड़ी होता है, बॉय की तरह होता है, लिटिल मैन की तरह, लिटिल बॉय की तरह। तो लिटिल बॉय 6 अगस्त, ताकि अगर अगर उल्टा सीधा भी आपको याद आ रहा हो तो आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, 9 अगस्त को फैटमैन। पहले गिराया गया था हिरोशिमा पे, हिरोशिमा पे। ठीक है, फिर गिराया गया था नागासाकी पे, नागासाकी के ऊपर में। अब इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स पूरी की पूरी जानकारी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में भी आप लोगों को दी गई थी। आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड्स, देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये आज ही डाला गया। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उन लोगों को ये आ रहा होगा बराबर से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोगों ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है फ्रेंड जापान के दो शहरों के ऊपर में, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को। जिस विमान से उसको गिराया गया था उस विमान का नाम क्या था? उस विमान का नाम था एलोना गे। क्या नाम था उस विमान का जिस विमान से गिराया गया था? उसका नाम था एलोना गे। वो B-29 बॉम्बर था एक प्रकार का, मतलब उसका जो B-29 बॉम्बर कैटेगरी का विमान हुआ करता था उनके पास में, उसका नाम उन्होंने, उस विमान का नाम रखा था एलोना गे। तो एलोना गे नाम से उन्होंने लिटिल बॉय गिराया था, एलोना गे नाम के विमान से। ठीक है, लिटिल बॉय, तो लिटिल बॉय उसका नाम था। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एसएससी मैट्रिक लेवल के अंदर में पूछा गया था। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, DSSB TGT सोशल स्टडीज फीमेल सब्जेक्ट कंसर्न 15 अक्टूबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन। हर कोई बच्चा जल्दी से आंसर करेगा, और एक बार शेयर कर दो यार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। आज आप लोगों की टेस्ट भी है, तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो है टेस्ट के अंदर में अच्छा प्रदर्शन करोगे। ठीक है, 1800 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में पहले 15 मिनट के अंदर में ही। 1500 के करीब आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे हर एक बच्चा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड, 6 अगस्त 1945 को कहां पर में गिराया गया था बम? ठीक है, तो कौन सी जगह थी 6 अगस्त वाली, वो बताएंगे। उसका नाम था लिटिल बॉय। वो जगह का नाम आप लोग बताएंगे अब। ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए ना फ्रेंड्स। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। आप लोग बताइए इसका इसका जो है वो क्या होगा आपका, कौन सा वाला सही नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बोल रहा है आपसे, देखो नहीं है ये बोला है आपसे।
ओके, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे जो है छोटा ग्रह, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट, स्लो स्पीड प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, स्लोवेस्ट स्पीड, ठीक है, प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। बिल्कुल सही बात है, ये वाला आपका पॉइंट, जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक है, बृहस्पति। सबसे छोटा प्लेनेट है मर्क्यूरी आपका, जिसको आप लोग बुध ग्रह बोलते हो, सबसे पहला और सबसे छोटा ग्रह है, सूरज के सबसे पास वाला। सही बात है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस क्वेश्चन की, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे चमकीला ग्रह वीनस है, ठीक है। इसको भोर और जो है यहाँ पर में शाम का तारा, दोनों तारे के नाम से इसको जाना जाता है, सुबह का और शाम का तारा। स्लोवेस्ट स्पीड ऑफ द सोलर सिस्टम, स्लोवेस्ट स्पीड जो है फ्रेंड, देखिए अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स जो है पृथ्वी के मुकाबले में, हमारी पृथ्वी के मुकाबले में, ठीक है, जब पृथ्वी पर 687 दिन होते हैं, 687 डेज होते हैं, तो एक सूरज का चक्कर पूरा कर लेता है। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स नेपच्यून की, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, जिसको आप लोग वरुण ग्रह के नाम से भी जानते हो, वरुण ग्रह के नाम से, ये जो है फ्रेंड्स पृथ्वी के मुकाबले में 165 लगभग लगभग, ठीक है, नियरली 165 साल लगाता है घूमने में, एक चक्कर लगाने में। तो बताइए सबसे स्लो गति किसकी है? ये कर रहा है एक, ठीक है, लगभग 2 साल में, लगभग लगभग 2 इयर्स के अंदर में, पृथ्वी के मुकाबले में 2 साल में एक परिक्रमा कर ले रहा है। तो सबसे जो है कम गति से कौन घूम रहा है? ठीक है, मंदतम गति किसकी है? मार्स की है क्या? मंगल की नहीं, नेपच्यून की है, वरुण ग्रह की है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये गलत है, ये जोड़ी गलत है आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर इसका डी हो जाएगा आप लोगों का, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। और जो बच्चा रात में टेस्ट देना चाहता है, कैसे टेस्ट देगा, नीचे में लिंक आप लोगों की दी गई है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्म भरने से आप लोग कैसे ज्वाइन हो सकते हो और कैसे आप लोग जो है उस टेस्ट के अंदर में होंगे, ठीक है। अटेम्प्ट 10 बजे, उसका तरीका क्या है, क्योंकि जो बच्चा उसके अंदर में एनरोल करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन जो बच्चा उसके अंदर में उस टेस्ट के अंदर में एनरोल करेगा फ्री में, ठीक है, वही बच्चा वो टेस्ट दे पाएगा, सारे बच्चों ने भरना है उसको, ठीक है। चलिए, तो वरुण वीनस जो है फ्रेंड शुक्र ग्रह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसका डे सबसे बड़ा होता है 243 जो है डेज के अंदर में, ठीक है, मतलब पृथ्वी के मुकाबले में उसका डे होता है एक। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? अर्जुन पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो दिए गए 2023 के जनवरी के अंदर में अनाउंस किए गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो अर्जुन पुरस्कार पहली बात तो कितने लोगों को दिए गए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 26 लोगों को दिए गए थे इस बार अर्जुन पुरस्कार, ओके। तो ये जो अर्जुन पुरस्कार है आप लोगों का, उसमें से घुड़सवारी में पहली बार किसी महिला को मिला है, पहली बार कोई महिला है जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो वो उनका नाम है दिव्य कृति सिंह, ठीक है, दिव्य कृति सिंह इनका नाम है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो घुड़सवार है ये भी याद रखेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स ओलंपिक आपका खत्म हो जाएगा, ओलंपिक के ऊपर में भी मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा लेक्चर बनाऊंगा, ताकि जितने भी क्वेश्चंस उसके ऊपर में बन सकते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को करवा दूं। स्टैटिक से लेकर जो पुराने ओलंपिक्स हुए उनसे लेकर अभी वाला जो स्टैटिक वो रहेगा, पूरा का पूरा एक साथ बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो जयपुर से ये बिलोंग, राजस्थान से बिलोंग करती है, और घुड़सवारी के अंदर में जो है फ्रेंड्स उन्होंने बहुत अच्छा किया है प्रदर्शन इसी वजह से, ठीक है। देखिए, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और ये यहाँ पर मैं ऑप्शन को इधर में कॉपी कर लेना आप लोग नीचे में, ठीक है, अभी का फिलहाल के लिए। मोर देन वन ऑफ दी अबव मतलब एक से अधिक, और नन ऑफ दी अबव मतलब कोई नहीं। बताइए, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, आधुनिक जो है उद्योग की रीढ़ किसको कहा जाता है? 1913 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1584 लाइक्स आपने कर दिए हैं। जल्दी जल्दी से दोनों को 2000 के पार पहुंचाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ये आयरन एंड स्टील को कहा जाता है, लौह और जो इस्पात है, ठीक है, ये आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि आप देखिए, मॉडर्न इंडस्ट्री में आपको गाड़ी बनानी है, आपको कुछ भी चीज बनानी है, आप लोगों को आयरन और स्टील की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, किसको? लौह और इस्पात उद्योग को। ये भी आप लोग याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए, तो लौह और इस्पात आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये,
60 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन देखने हैं, आपने बताना है कि आपके कितना स्कोर आया, और मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसके ऊपर में बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं एक आप लोगों के लिए जस्ट 1 मिनट लूंगा और 1 मिनट में एक बड़ी घोषणा आप लोगों के लिए कर दूं, एक लॉयल्टी गिफ्ट के लिए। ठीक है, आपको पता है कि टीआरई 4.0 के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने घोषणा की थी, ठीक है, कि भाई 25 जुलाई तक जो एनरोल करेगा उसको 50%। इसको हमने लॉयल्टी गिफ्ट, जितने भी बच्चे उनको जो है फ्रेंड्स 28 जुलाई तक जितने भी बच्चे हैं उनको 50 नहीं, अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है तो 50% उनकी जो फीस है उनको रिफंड हो जाएगी, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है। और हम सिलेक्शन चाहते हैं आप लोगों का, ठीक है। और 31 जुलाई तक जो बच्चे हैं उनको 40% एज ए गिफ्ट उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। बट अब मैं जो घोषणा कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, देखिए मेरा जो लक्ष्य है और टीचिंग परीक्षा का जो एक विजन है, मिशन है, वो है टॉप 100 में लाना आप लोगों को। तो जितने भी बच्चे हैं जो 5 अगस्त, मतलब कि कल रात तक 5 अगस्त, ठीक है, रात के 12 बजे तक 12, ठीक है, जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का जो हुआ था आपका, या 24th आवर तक आप लोग जो बोल सकते हो, ठीक है, जिन्होंने भी कर लिया था एनरोल, उन लोगों को अगर वो टॉप 100 में आ जाते हैं तो उनकी फुल नहीं, अब 2x मतलब 200% फीस उनकी रिफंड होगी, 200%। ठीक है, तो हमने एक नया किया है आप सभी लोगों के लिए। मैं आपसे चाहता हूं कि हर एक बच्चा यहाँ टॉप 100 की लड़ाई लड़े। पूरे 100 में से 100 बच्चे अब मेरे को चाहिए यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा के। मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लॉयल्टी गिफ्ट बढ़ा रहा हूँ, और हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अभी हम लोग कि जो है क्या हम 15 अगस्त तक जितने भी बच्चे हैं क्या उन लोगों के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हमने किया नहीं उस पर फैसला कि 15 अगस्त तक जो भी बच्चा इसमें परचेस कर ले क्या हम उसको 200% फीस उसको रिफंड कर दे। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। और अब लड़ाई सिलेक्शन की नहीं, रैंक लाने की। और जब मैं कह रहा हूँ आपसे रैंक लाने की लड़ाई है, देखिए मैं अपना पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मैं सब कुछ लगा दे रहा हूँ। मुझे चाहे पूरा पैसा आप लोगों का रिटर्न कर देना पड़े, बट सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होकर दिखाइए मुझे। ठीक है, मैं एक एक बच्चे से चाहता हूँ कि वो बच्चा सेलेक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि बच्चा जो है वो टॉप 100 के अंदर में आए। अब फुल नहीं बल्कि 200% फीस अब उनकी रिफंड होगी जो बच्चों ने कल रात तक परचेस कर लिया था। ठीक है, और इसके अलावा एक लैपटॉप जो है वो आप लोगों को फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के ऑफिस के अंदर में आपके आने जाने रुकने का सारा खर्चा टीचिंग परीक्षा उठाएगा, और आप लोगों को बुलाकर जो है बकायदा आपको लैपटॉप जो है वो एज ए गिफ्ट आपको दिया जाएगा अगर आप टॉप 100 में आते हो तो टीचिंग परीक्षा, ठीक है, अपने बच्चों को टॉप 100 में लाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना आप लोग कि यहाँ पर मैं काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, ठीक है, आखिरी बोली तुम लगाओ तेरे नाम हो जाऊं। तो बस बीपीएससी के लिए आप लोगों ने भी यही करना है कि काश तेरे इश्क में, बीपीएससी के इश्क में नीलाम हो जाओ टीआरई 4 के अंदर में, और आखिरी बोली बीपीएससी लगाओ और आप उसके नाम हो जाओ बस। ठीक है, चलिए चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का 10वें नंबर का क्वेश्चन आपका, विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सनराइज इंडस्ट्री किसको कहा जाता है, और मैं मेरे बच्चों के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस कर रहा हूँ। 15 अगस्त तक हम सोच रहे हैं कि 15 अगस्त तक इसको बढ़ाया जाए या नहीं, वो सोचा, वो आगे में उसका डिसीजन लेंगे। तो जो बच्चे हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए वो लोग ज्वाइन होने के जो है वो आप लोग सोच सकते हो। विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है, किस उद्योग को नवयुग उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी को जो है वो सनराइज इंडस्ट्री, उगता हुआ, आगे में पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, आईटी का युग है। जिसको आईटी आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग जिसको आती है, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, वही आगे में राज करेगा। और देखिए आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा जो है वो लैपटॉप भी आपको इसीलिए दे रहा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से जो बच्चे टॉप करेंगे, ठीक है, जब उनको लैपटॉप दिया जाएगा वो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके जो है वो और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा जो है वो फल लेकर आएंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे उसकी मदद से, बच्चों के, हमारे देश के भविष्य जो है वो तैयार करेंगे आप लोग। तो हमारे आगे वाली जो इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है, सनराइज, सूर्य उदय होने वाली इंडस्ट्री या नवयुग वाली इंडस्ट्री, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, मिथिल आइसोसाइनाइड गैस जो है फ्रेंड्स आपको बताना है। ठीक है, भोपाल में जो हुआ था दिसंबर 1984 के अंदर में, आपको बताना है यूनियन कार्बाइड क्या बनाती थी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ये भोपाल में आपदा हुई कब थी, तो दिसंबर 1984 में हुई थी। एक क्वेश्चन बन गया। उसमें कौन सी गैस शामिल थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, एक नंबर यहां बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, कौन सी कंपनी थी वो, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड, एक नंबर ये बन गया आप लोगों का। भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसका, तो 3 क्वेश्चन ये बन गए। अब वो क्या बनाती थी ये भी क्वेश्चन आपका याद रख लीजिए, आप लोग पेस्टिसाइड्स बनाती थी, वो कीटनाशक बनाती थी। उन्होंने मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को स्टोर करके रखा था, और क्या हुआ कि वो गैस लीक हो गई और पूरे शहर में फैल गई, जिसकी वजह से जो है फ्रेंड्स हजारों लोग मारे गए।
ठीक है, एक ही बार में। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वाली चीज, इसी से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी के सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बता रहा हूं, प्लीज इस पर फोकस कर लेंगे सभी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, भोपाल, ठीक है, गैस ट्रेजेडी हुई, आप लोगों को पता है, ठीक है। भोपाल गैस के अंदर में कौन से हुआ था? 1984 में, सभी लोग लिखेंगे दिसंबर 1984 में। आपको पता है इसके बाद में कानून आया था, क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में 1 नंबर का, कि भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में कौन सा वाला कानून आया था? कोई बता सकता है मुझे कमेंट में? एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या होगा? ठीक है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में, उसके 2 साल के बाद में, मतलब कि 1986 के अंदर में, 1986 के अंदर में 2 साल बाद इस ट्रेजेडी के बाद में, इस ट्रेजेडी की वजह से एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 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 एक्ट, ठीक है, 1986। तो अब आपका एक और क्वेश्चन भी बन गया, 2 क्वेश्चन बन गए बेसिकली आप लोगों के। अब देखिए यहां पर में एक तो बन गया भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में कौन सा कानून आया था, आप लोग आंसर कर देंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है नॉर्मली, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में आया था, ठीक है, अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बन गया आपका। तो ऐसे पढ़ाई करेंगे आप सभी लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ जाओगे आप लोग, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। एक बार जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर में, ठीक है, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से शेयर कर देगा, ठीक है। 1801 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड, जल्दी से 2000 के पार इसको भी पहुंचाना है हम लोगों ने, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 1989 में जो सरकारी सूचना आई थी उसके अनुसार जो है फ्रेंड्स 35,000 से भी ज्यादा लोग मर गए थे। आप सोचिए एक शहर के 35,000 से ज्यादा लोग रात में मर गए, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, व्हाट इज द बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन उड़ीसा? उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? और आपको एक हिंट दे दूं, ये पूरे भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी बताइए आप लोग। ओके, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है फ्रेंड्स आप लोगों की? डल लेक, वुलर लेक, चिल्का लेक, ठीक है, पुलिकट लेक। तो चिल्का लेक जो है फ्रेंड्स ये है आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और ये कहां पर में? उड़ीसा के अंदर में है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर में आप देख सकते हो ये उड़ीसा है आपका, ठीक है, और यहाँ पर में बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर में ये है आपकी खारे पानी की झील, ब्रैकिश वाटर मतलब खारे पानी की झील आप लोगों की सबसे बड़ी, और पूरे भारत की भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील यही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो बात हो गई आपकी कि भाई ये उड़ीसा में है, तटवर्ती इलाके में है, बंगाल की खाड़ी के पास में। इनलैंड इंडिया में, भारत के अंदर में, ठीक है, अंदरूनी भारत के अंदर में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? क्या आप लोग क्वेश्चन समझ पाए हो? मैंने पूछा अंदरूनी भारत के अंदर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये आंसर जितने भी बच्चे दे सकते जल्दी जल्दी से देंगे, ठीक है। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप लोग जो है रात में 10 बजे सभी बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट देना, और रात में 9 बजे तक, ठीक है, आपके पास में समय रहेगा पढ़ने का, ठीक है, 9 बजे तक, फिर बाद में 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओजोन की जो परत है आप लोगों की, आपको बताना है, ठीक है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक, और ध्रुवों के ऊपर में 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, कहां तक है वो छोड़ दो, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल ऊपर बोला है, मतलब कि पृथ्वी की सतह की पहली वाली जो लेयर है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली जो लेयर होती है वो कौन सी है? उसका नाम है फ्रेंड्स आप लोगों का ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल जो है सबसे पहली लेयर होती है। सिंपल सी बात है, बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ये है कि इक्वेटर पर ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है वो क्या होती है? इक्वेटर पर 16 किलोमीटर होती है, और पोल के ऊपर में कितनी होती है? 8 किलोमीटर, ठीक है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्रैक्टिस के लिए, क्या पता आज शाम में हम लोग टेस्ट में यही क्वेश्चन दे दे आपको, ब्लैंक दे दे यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में दे देंगे ब्लैंक हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लीक कर दे रहा हूं मैं, यहाँ ब्लैंक दे देंगे आज रात में 10 बजे वाली टेस्ट में, और यहाँ पर में एक ब्लैंक दे देंगे। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पोल पहले लिख दे, इक्वेटर बाद में लिख दे, ताकि आप लोग जो है रट्टा ना मार के आओ, ठीक है। भाई सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी ना कभी स्टूडेंट था, ठीक है। मुझे सब पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके दिमाग में हो सकता है, आपको पढ़ाना, आपको जो है आपके दिमाग में बैठाना, ठीक है जी। ऐप पर होंगी टेस्ट, कैसे टेस्ट होंगी वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। चलिए, सभी लोग पूरा लेक्चर देखेंगे, जो बच्चा पूरा देखेगा उसका फायदा होने वाला है।
ओके, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर है आप लोगों की, हो गया। सबसे ठंडी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सबसे ठंडी लेयर कौन सी है? सबसे ठंडी लेयर, सबसे, ठीक है, ठंडी लेयर आप लोगों की है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपका, तो इसको भी याद रखिएगा। क्या पता मैं यही क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, जो तीसरे नंबर की लेयर है आपकी, सबसे ठंडी लेयर है ये आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे। ठीक है, यहां तक सभी का आई होप कि क्लियर है। अ, जलप्रपात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये आप लोगों की क्या है, पूरी की पूरी जो है वो एक सीक्वेंस है आप लोगों का, और सीक्वेंस के ऊपर में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। उल्का पिंड कौन से वाली लेयर में जलते हैं, बिल्कुल आप लोग बता देंगे यहाँ पर में, उल्का पिंड कौन सी लेयर में आकर जल जाते हैं। ठीक है, पाखी सिंह ने बहुत बढ़िया आंसर किया है यहाँ पर में, मध्यमंडल में आके जल जाते हैं। बताइए। सुबोध कुमार शाह जी, अभी पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आप आगे के लिए तैयार तो रहोगे कम से कम। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 2300 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1985 लाइक्स आपने कर दिए, केवल 15 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक्स से। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों का, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? सतह से शुरू होकर वाला बोल रहा है आप लोगों से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 5 लेयर है। तो शोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है आपका, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर तीसरे नंबर पे मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल है, थर्मोस्फियर, और फिर बहिर्मंडल है आप लोगों का, एक्सोस्फियर। तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 81% लोगों ने सही आंसर लगाया है, 19% लोगों को जो है ना यहाँ पर में 19 तोपों की सलामी, और उन लोगों को जो है वो रॉकेट के अंदर में 19 तोपों के साथ में बांध कर जो है उनको बहिर्मंडल में भेज दिया जाए। अभी दिखाया तुमको मैंने यहाँ पर में, ठीक है, कि सबसे लास्ट में एक्सोस्फियर है, फिर भी गलत करते हो। ओके, तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब मैंने एक हिंट दे दिया आपको। ठीक है, आज रात में 10 बजे आपके साथ में क्या खेला हो सकता है, समझ गए ना? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? ठीक है, लीक कर रहा हूँ पेपर में आप लोगों का। ओके, ओके, पेपर लीक कर रहा हूँ आप लोगों का मैं, कि शाम में आप लोग समझ लीजिए कि क्या हो सकता है इसके अंदर में, उल्टा भी पूछा जा सकता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है फ्रेंड्स, किसको किसको कनेक्ट करता है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। हमारी मेहनत और दानिश सर का साथ है, तो अब सिलेक्शन के साथ रैंक भी लाएंगे। बिल्कुल सुमित सिंह जी, और मेरा तो यहाँ पर मैं लक्ष्य है कि टॉप 100 में टीचिंग परीक्षा के बच्चे होने चाहिए, और उसके लिए आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिन आप लोग रुकिए, और 10 दिन के बाद में आप लोग देखेंगे कि जो जितने भी बच्चे हैं ऐप के ऊपर में, उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा, कितनी बढ़िया तरीके से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं बैकएंड के अंदर में। आप लोग देखोगे कि बहुत एकदम टॉप 100 में लाने के लिए आप लोगों को क्या क्या नहीं हम लोगों ने कर दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज किसको किसको जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जाम में आ भी चुका है आप लोगों का। तो ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को, भारत देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज आपके। स्वर्णिम चतुर्भुज या स्वर्ण चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 शहरों को जोड़ने वाला है। क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिखता है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे हर एक बच्चा। मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन को छोड़कर जाने का रिस्क आप नहीं ले सकते, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, मैं साइड में हट जाता हूं, चाहे आप लोग, लेकिन अच्छे से करिए इसको, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ओके, देखिए ईस्ट से वेस्ट के बीच में जो कॉरिडोर है हमारा, ठीक है, पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, कौन से 2 शहर है? अब ये क्या है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, दोनों याद रखना है, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग इसको याद करोगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है आप लोगों का। ओके, मैं मैप्स के थ्रू दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी आप लोगों को यहाँ पर में दिया हुआ है।
देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के दो गलियारे हैं, ठीक है। ये गलिया, ये चौबारा वैसा वाला, ठीक है, मतलब पूरा भारत का जो है रास्ता जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक जो है आपका, ठीक है, वो प्रथम गलियारा है, वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। उत्तर से दक्षिण वाला लिखो, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है। दूसरा है पूर्व से पश्चिम वाला गलियारा, ये कहां से है आप लोगों का, ठीक है, सिलचर। सिलचर है आसाम में। कोई है यहाँ पर में बच्चा आसाम से भी देख रहा हो लेक्चर को, ठीक है, हाथ ऊपर कर देगा, 2-3 बार हाथ ऊपर कर दीजिए। पोरबंदर गुजरात तक जुड़ा हुआ है ये आपका, ठीक है। ये यहाँ पर में देखिए, ये है सिलचर आपका। यहाँ पर में थोड़ा मैप के अंदर में हम देखते हैं, ये है सिलचर आसाम के अंदर में, यहाँ से ये पूरा रास्ता है आपका। ओके, झांसी में ये कनेक्ट एक दूसरे को काटते हैं, ये भी याद रखना। उत्तरी गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा कौन से शहर में काटते हैं एक दूसरे को, तो झांसी में काटते हैं, झांसी में, ठीक है। और ये इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर में, ये पोरबंदर तक गया है आपका। और उत्तर में, ठीक है, उत्तर दक्षिण वाला श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक है। ये दोनों के दोनों लिखिए आप लोग, मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एग्जाम का आप देख सकते हो, ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, कभी भी आ सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है, सभी के सभी बच्चे। दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोग लिखोगे। अभी मैंने ईस्ट वेस्ट पूछा है, ठीक है, हो सकता है मैं आप लोगों से पूछूं पूरब उत्तर दक्षिण कहां पर मैं आप लोगों का, कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई वाला आप लोगों का, ठीक है। 6 लेन हाईवे है वो, 6 लेन वाला राजमार्ग है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कितने लेन का है, मतलब 3 गाड़ियां एक साथ जा सकती है, ठीक है, और 3 गाड़ियां एक साथ आ सकती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 लेन हो गए, इसको ऐसा बोलते हैं आप लोग, ठीक है। 6 लेन का है वो। नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन ये आप लोगों का पूछा गया था, यह क्वेश्चन टीआरई 2 में, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग इसको देखिए, आप लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फिर से अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, अलग शिफ्ट में। थैंक यू वेरी मच पीहू जी, आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताइए, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट से, ठीक है, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर कौन से राज्य में है और पोरबंदर कौन से राज्य में, ये आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से। सिलचर कौन से राज्य में और पोरबंदर, ठीक है। 2450 लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पूर्व से पश्चिम तक संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों का सही क्रम क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि ये क्वेश्चन यार शुरू होते से खत्म हो गया, क्योंकि आपके काफी सारे ऑप्शन जो एलिमिनेट हो गए। पूरब से पश्चिम तक, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक लगाना है, यहां से इस तरीके से लगाना है आपका। अगर आपको पता हो कि सबसे पश्चिम में कौन सा है और सबसे पूरब में कौन सी झील है, तो आप आराम से लगा सकते थे। सबसे ज्यादा वेस्ट में मुझे पता है कि लेक सुपीरियर है, लेक सुपेरियर सबसे ज्यादा जो है आपका पश्चिम में है, लेक सुपीरियर, तो वो सबसे ज्यादा पहले नहीं हो सकती, ठीक है। और इरी, लेक इरी नहीं हो सकती सबसे ज्यादा लास्ट में, ठीक है, ये आपको पता है, मतलब सबसे ज्यादा वेस्ट के अंदर में, यहां से शुरू करना है ना अपने को, इधर साइड से, ठीक है। तो अब आंसर या तो सी डी या ई होगा, ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया मैंने। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। अब बात आती है आप लोगों की इसके अंदर में भी, कि अगर आपको सबसे पूरब वाली भी पता हो तो भी आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते थे, ठीक है। तो सबसे पूरब के अंदर में जो है फ्रेंड्स, वो है ओंटारियो, लेक ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो। यहां से देखो सबसे पूरब में ऑन होगा, ऑन होगा, ठीक है, और लास्ट में जाकर स्टॉप हो जाएगा, ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप, पूरब से पश्चिम, ठीक है, ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ओंटारियो है, फिर इरी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, फिर हुरून है, फिर मिशिगन है, और फिर सुपेरियर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 महान झीलें हैं, कौन से दो देशों के बीच में है, जल्दी बताइए यहाँ पर में, ठीक है। आफ्ताब आलम को पढ़ना नहीं है, ठीक है, उनको सिर्फ कमेंट करना है, तो उनको यहाँ से हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर में, लेक ओंटारियो, ठीक है, लेक इरी, लेक हुरून, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, ओके। तो लेक ओंटारियो सबसे ज्यादा पूरब में है, ठीक है, लेक इरी है, ठीक है, लेक हुरून है,
लेक मिशिगन है, एक लेक सुपीरियर है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताओ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर मैं कि एक ये जो झीलें है ये कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है, लेकिन एक झील ऐसी है इन पांचों में से जो कि पूरी तरह से यूएसए में है। आपको पता है कौन सी है वो है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी 4 झीलें जो है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर बनाती है, यूएसए और कनाडा के ऊपर में। लेक सुपीरियर के बारे में आप क्या जानते हो, कुछ बता सकते हो आप लोग? लेक सुपीरियर, मीठा पानी, समथिंग कुछ? ठीक है, किसी को याद आ रहा हो तो जल्दी से बता दीजिए। जितने भी बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है कॉन्टिनेंट पार्ट नंबर 5 ऐप के ऊपर में, वो तो बहुत आसानी से बता सकेंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको इस झील के बारे में बताया था। ठीक है, ओके, चलिए। तो लेक सुपीरियर, अगर पश्चिम से पूरब की तरफ में जा रहे हो आप लोग, तो लेक सुपीरियर, लेक हुरून, लेक जो है आप लोगों का लेक सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, हुरून, ईरी और ओंटारियो, ये आप लोगों का बनता है। लेक मिशिगन जो है इसके बारे में हमने क्या देखा, ये पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी सारी चारों जो है, बाकी बची हुई चारों वो दोनों के बीच में है, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में। इनमें से भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, इन पांचों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? इन पांचों में सबसे बड़ी झील जो है आप लोगों की लेक सुपीरियर है, पांचों में। ये भी बन सकता है मीठे पानी की सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सरफेस एरिया के हिसाब से, ठीक है, सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील यही है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग इमरजेंसी? इमरजेंसी के दौरान कौन सा वाला राइट जो है वो आपका विड्रॉ नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी के दौरान भी? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, राइट टू लाइफ जो है आप लोगों का, ठीक है, ये दिया हुआ है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में, और इसको किसी भी कंडीशन में आप लोगों का विड्रॉ नहीं किया जा सकता, इवन आपातकाल की स्थिति में भी। ठीक है, तो आपातकाल हो कुछ भी हो, आपका राइट टू लाइफ, ठीक है, और आपका राइट टू जो है यहाँ पर में प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कन्वेक्शन, आपका मतलब आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और 21, ये दोनों के दोनों आप लोगों से कभी भी छीने नहीं जा सकते, इवन इमरजेंसी के समय में भी नहीं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है, आपका अगर आपने कोई क्राइम किया है उसके समय में भी आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, ऐसा नहीं कि बस आपने क्राइम किया और आपको उल्टा लटका के मार दिया हो। ठीक है, और राइट टू लाइफ, ये राइट आपके कभी भी सस्पेंड नहीं होते, किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होते, इवन इमरजेंसी के समय में भी नहीं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये आपातकाल से संबंधित है। 352, आर्टिकल नंबर 352 आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, तो 20 और 21, आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते, ये याद रखना है आप लोगों ने, किसी भी कंडीशन में। ओके, कहाँ टेस्ट होगा वो आगे मैं बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए यहाँ पर मैं बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बताइए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? कितने लोग आंसर कर पाते हैं देखा जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। 2299 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, 2454 बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। 2500 क्रॉस करना है अपन लोगों ने। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का अनुच्छेद 32 को इन्होंने कहा था। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, आपको फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार नहीं दिए जाते, तो आप कहा जा सकते हो, डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है आपका वो आर्टिकल नंबर 32 में है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भाई यही तो चीज है, अगर आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो लेकिन फंडामेंटल राइट के अंदर में आप नहीं मिलने पर उसका रेमेडी नहीं दे रहे हो, उसका कोई उपचार नहीं दे रहे हो कि नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो फिर क्या फायदे के, वो सरकार आएंगी उसको छीन लेंगी आपसे। तो आर्टिकल नंबर 32 आपको ये अधिकार देता है कि आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, इसी को हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा था उन्होंने। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, डायरेक्टली पेपर में आया हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना परसेंट लोग आंसर कर पाते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? ठीक है, तो किसने पुकारा है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कि कौन सा वाले सस्ते नशे करके आते हो यार, अभी इतना भी बताया फिर भी उसके बाद में सिर्फ 91, अभी तो भी 100% होना चाहिए ना। ठीक है, अभी तो बताया। चलिए, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी,
बी आर अम्बेडकर ने। और ये हार्ट एंड सोल जो कहा था उन्होंने, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसका आर्टिकल नंबर बताओ जल्दी से मेरे को आप लोग, आर्टिकल नंबर कमेंट करके, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर बताएंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आया हुआ है, और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर में, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, मैं जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे आपको करवा रहा हूँ अलग अलग प्रकार से, और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। साइंस की क्लास इसलिए नहीं है, कुलदीप सर की जो मैडम है, ठीक है, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो कुलदीप सर जो है वो उनके सेवा भाव में अभी उपस्थित है, तो अच्छी बात है। तो वो जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है मैम की उनके, तो सर भी आपके क्लासेस जो है वो शुरू कर देंगे। ओके, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो दिया नहीं है आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आप लोगों का, ई आंसर लगाना था आप लोगों ने, ठीक है। ई आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है हार्ट एंड सोल, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। ओके, आर्टिकल नंबर 32 को, 32 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ऑप्शन में दिया ही नहीं था, इसीलिए आंसर इसका ई हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे अभिलेख करवा दीजिएगा पेट में, मैं बिल्कुल करवाया हुआ है AFFG, और मैं एक बार फिर से भी करवा दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। ओके, ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं बताइए, इसका आंसर करिए, क्या हुआ है मैम को। हाँ मतलब आपका छोटा भाई आने वाला है, छोटा भाई या बहन जो भी है, सर तो चाहते कि बहन आए आप लोगों की, ठीक है। मैं कब करूंगा, जब मैं करूंगा आप लोगों को बता दूंगा। हृदय और आत्मा जो है किसको कहा है उन्होंने, ठीक है, ये बीपी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं BSPHSCL जो जूनियर इलेक्ट्रिकल की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया था क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेशनल इमरजेंसी कौन से वाले आर्टिकल, विच आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कौन सा आर्टिकल है जो अपने आप सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जब नाव डूबती है तो चूहे फटाक से भाग जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, चूहिया भी भाग जाती है, बेचारे चूहों को ही बदनाम किया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कौन सा संविधान अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाता है, अपने आप निलंबित, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल नंबर 352 के थ्रू, ठीक है, 352 के थ्रू, जैसे ही आपातकाल लगा अपने आप, भाई हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए वाला काम रहता है उसका। आर्टिकल नंबर B21 हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो सस्पेंड होता ही नहीं, ये बोलता हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं होंगे सस्पेंड, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 बोलता है हम भी सस्पेंड नहीं होंगे, हमको भी कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। तो कौन सा आर्टिकल है आप लोगों का जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो उसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 जो है ये ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा अपने आप आर्टिकल नंबर 19 बोला भाई हाँ अपना हो गया, अपन तो चले करके, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और ये बात कहाँ कही गई है पता है आपको, कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के दौरान ऑटोमेटिकली ये सस्पेंड हो जाएगा, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर, ठीक है, 358 के अंदर में। 358 कहता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, आर्टिकल नंबर 19 इस संविधान का आर्टिकल नंबर 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो आर्टिकल्स है कि किसको सस्पेंड करना है किसको नहीं करना है जो बचे हुए हैं, बहुत सारे और भी बचे ना, 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 अपने आप हो जाएगा, 20 और 21 सस्पेंड हो नहीं सकते, ठीक है। 22 23 24 25 26 27 28 बहुत है हमारे पास में, किसको सस्पेंड करना नहीं करना है वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है आर्टिकल नंबर 359 के तहत। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। लक्ष्मी जी आपकी इच्छा हो रही है तो भी ठीक है, देखते कुछ करते प्रबंध उसका, ठीक है, आपके लिए बस, हाँ। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है सही तरीके से मैच नहीं कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार और उनके साथ जुड़े हुए अनुच्छेदों की श्रेणी का सही मिलान नहीं है। सिमरन बोल रहे सर आपकी शादी हो गई आप बताए ही नहीं, क्या बात करो सिमरन, मेरे को भी किसी ने नहीं बताया, आप गए थे क्या, मेरे को किसी ने बुलाया ही नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार और उनके साथ जुड़े हुए अनुच्छेदों की श्रेणी का सही मिलान नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है,
तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है ना, ये आपका समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, समानता, ठीक है, समानता का अधिकार। और आर्टिकल नंबर जो है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर आप लोगों का, ठीक है, 22 तक के जो आर्टिकल से वो है, ठीक है। तो ये गलत तरीके से मिलान किया हुआ है ना, तो गलत वाला जो है पूछा है आपसे, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से, आर्टिकल नंबर 23 और 24 है आप लोगों के, ठीक है, देख सकते हो। इक्वेलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दो ही है, 23 और 24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपना सकते हो, और धर्म से रिलेटेड जो स्वतंत्रता है वो 25 से 28 में दी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 में दिए हैं। और डायरेक्टली आपका 31 तो डिलीट हो गया है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको संविधान की आत्मा वगैरह भी कहा है, ठीक है, तो वो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। तो यहाँ पर मैं आप लोग खुद ही देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से अब कर पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा। आ जाइए अभी यहाँ पर मैं सारे के सारे लोग अभी, ठीक है। अंडर विच एक्ट द सती सिस्टम वाज बैंड इन बंगाल विथ एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 2500 से ज्यादा बच्चे लाइव है और 2477 लाइक्स भी हो चुके हैं। पूरा लेक्चर आपने देखना है, क्योंकि आज आपकी टेस्ट होंगी रात में, ठीक है, 10 बजे आपकी टेस्ट होंगी। कैसे आप उस टेस्ट को दे पाओगे, फॉर्म भरना है आपने, कैसे आप उस टेस्ट को दे पाओगे उसके बारे में मैं अभी आपको जो है बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। तो सभी लोग पूरा लेक्चर पहले अच्छे से देखिए, क्योंकि आप मेन है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका पढ़ना, क्योंकि जब आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, तभी अच्छे से दे पाओगे, अच्छे से टेस्ट दे पाओगे आप लोग। तो सती प्रथा को खत्म किया गया था 1929 के अंदर में, पहली बात तो 31 गलत हो गया और 56 गलत हो गया आपका, ठीक है। वो एक्ट नंबर कौन सा था आप लोगों का, 20 था, ठीक है, या 18 था, 17 था या 18 था। तो एक्ट नंबर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 17 था वो, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट नंबर 17, जिसके तहत इसको बंद किया गया था। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 1929 के अंदर में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। अब सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई, कब लगाई गई, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आप लोगों का। ये लगाई गई थी 1829 के अंदर में। किसके प्रयास थे, तो वो थे प्रयास राजा राममोहन रॉय के, ठीक है। ये हो गया आपका 1829 में लगाई गई। वो एक्ट नंबर कौन सा था उस साल का, उस साल का 17वें नंबर का रेगुलेशन था वो, उस साल में 17th नंबर का, 17वें नंबर का कानून था। इसी वजह से इसको रेगुलेशन नंबर 17 ऑफ एडी 1829 भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये बोलने का, बात करने का तरीका है, वो अंग्रेजों के समय में इस तरीके से ये पूरा हुआ था सिस्टम, ठीक है। चलिए, ओके, ये याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है, उस समय में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, जल्दी से आप लोग बताएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे उस समय में, ये आप लोग बताएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे उस समय के, जल्दी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। 9th का ज्योग्राफी में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ये, फर्स्ट चैप्टर में, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है सभी लोगों ने, ताकि आपको आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए, अगर भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अगर ये बोल दिया जाए आप लोगों से, ठीक है, तो 2.7, 2.8, 3.2 नोटा। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई लोग, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर में भी डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, ये है 2.4%। अब याद रखना आप लोग, एक बार जब गलती होती है तो अगले बार याद रखता है इंसान, तो आंसर इसका नोटा हो जाएगा ई, 2.4%, ठीक है। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा कि बिहार कितना है, मैं बोल रहा हूँ भारत, भारत पूरे दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है, तो पूरे दुनिया का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके हिसाब से भारत के पास में कितना परसेंट एरिया है, ठीक है, तो वो है 2.4%। अब आप लोग 2.8% मतलब वो बिहार वाला मत कंफ्यूज होना उसमें, ठीक है। बिहार भारत का 2.8% है एरिया के हिसाब से, वो अलग चीज है, ठीक है। तो पूरे दुनिया का भारत 2.4% जो है वो कवर करता है एरिया, और एनसीईआरटी में ये पॉइंट आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है, और भारत जो है इस हिसाब से 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश बन जाता है, 7th लार्जेस्ट, ठीक है, कंट्री इन द वर्ल्ड। ये भी पॉइंट बनेगा आप लोगों का, ठीक है।
और एनसीईआरटी से ही निकाला है ये पॉइंट आप लोगों के लिए जानबूझ के, ताकि आपको याद हो सके। अब हम एग्जाम के अंदर में जब आपकी शाम में टेस्ट होंगी तो उसमें कुछ ना कुछ आपको पता है कि कुछ ना कुछ उलटफेर करेंगे, तो तैयार रहिए उसके अंदर में आप लोग। ओके, शाम की टेस्ट के लिए एक बार चाहो तो वापस से देख लेना इस लेक्चर को, एक और बार, 2 बार कम से कम देखना इस लेक्चर को। अच्छा, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहले आप लोगों को क्या करना है, लेंथ बताना है, फिर ब्रेड्थ बताना है। ठीक है, लंबाई फिर चौड़ाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, तो पहले लंबाई पूछा है। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछते हो ना कि वो एक गाना था ना, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। ठीक है, आगे का क्या था, सीडी का क्या काम है, वैसा कुछ था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। तो लंबा मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई। तो पहले लंबाई पूछा है, लेंथ पूछा है, लंबाई पूछा है, तो पहले लंबाई बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो 3214 किलोमीटर की लंबाई है, और चौड़ाई जो है इसको बोलते हैं आप लोग, तो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर की। ठीक है, मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए। ओके, आप लोगों का ये देखिए लंबाई, ये लंबाई यहाँ पर मैं दी है आप लोगों को। ठीक है, 3214 किलोमीटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खुद देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैं देखिए ऊपर से नीचे तक का पूरा जो लंबाई है भारत की, वो है 3214 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है ये इस तरीके से, ओके, वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने याद रखने थे। तो अगर उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है ये पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है ये पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर। 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर में और प्रिपेयर हो गए अच्छे से। ठीक है, 6 to 8 का SST 4.0 का क्लास लिए है, क्लास में SST चल रहा है बिल्कुल। सृष्टि झा जी एक बार जो है ना नीचे में कमेंट करके, नीचे में जो नंबर चल रहा है ना, ठीक है, ओके, उसके ऊपर में फोन करके या जो है व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो कि कैसे यूज करना है। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ये भी बता देंगे? ये जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सालों के लिए करता है? तो 5 सालों के लिए करता है, ये याद रखना है। इसका आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल आप लोग मुझे बताओगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो वित्त आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा जो है गठन किया जाता है, कितने सालों के लिए किया जाता है, और आर्टिकल क्या है ये आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो हमारा अभी हमारे भारत के अंदर में जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है, इसमें कि हाल ही में कितनेवें नंबर का फाइनेंस कमीशन जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगाड़िया। अरविंद अरविंद ठीक है, पनगाड़िया पनगाड़िया। चलो, अब एक रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कौन से नंबर का है वो आपका? ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में, कौन से नंबर का है फाइनेंस कमीशन अभी जो नियुक्त हुआ है? ठीक है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया है। ठीक है, चल, तो 5 साल के लिए करते हैं। इसका आर्टिकल 280 है फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, और इसका काम होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पैसों का बंटवारा करना। मेन काम है टैक्स के पैसों का बंटवारा करना। नाउ, किसका संबंध संगम साहित्य से था? संगम साहित्य कौन सी भाषा का लिटरेचर है ये बताना है आप लोगों ने। मेनली सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा होगा इसका? संगम साहित्य। देखिए फ्रेंड्स, संगम साहित्य जो है ये दक्षिण भारत के अंदर में 3 बार जब बैठक हुई, और कई सारे जो लेखक थे उन्होंने जो है अपनी रचनाएं लिखी, बहुत सारे कविताएं, कहानियां, ठीक है, लिटरेचर को उन्होंने बनाया, तो वो बनाया था तमिल भाषा के अंदर में, उन्हीं को हम संगम साहित्य बोलते हैं। आज से जो है फ्रेंड्स जो है करीब 2200-2300 साल पहले, ठीक है, चोल, चेर और पांड्या, दक्षिण भारत के अंदर में चोल, चेर और पांड्या जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में शासन किया करते थे, 3 साम्राज्य। उनके समय में ये बनाया गया था आप लोगों का। मेनली मदुरई नाम की जो जगह है ना, वहां पर में इसकी रचना हुई थी, मदुरई नाम की जगह के ऊपर में। मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, 3 संगम साहित्य, कितने लोग चाहते हैं मैं बता दूं तीनों के तीनों संगम? याद रख लेना आप लोग, ठीक है, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में आ सकता है, मेरे साथ साथ में लिखते जाओ। फर्स्ट वाली संगम 3 हुई थी, चलो 1 2, ठीक है, सेकंड, ठीक है, एंड थर्ड, मेरे साथ साथ में करते जाओ आप लोग। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों की फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली हुई थी मदुरई के अंदर में, मदुरई मदुरई, ठीक है। सेकंड वाली कहां पर में हुई थी? कपाटपुरम में, कपाटपुरम, कपाटपुरम के अंदर में। और थर्ड वाली जो है फिर से मदुरई के अंदर में हुई। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जो है सेकंड वाली को भी मदुरई मान सकते हो, क्योंकि कपाटपुरम जो है वो मदुरई के ही साइड में है, मदुरई के ही
जो है आउटस्कर्ट के अंदर में है, आज मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही आता है वो आज के। ठीक है, तो ये तीन, ठीक है, मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई। कई बार कपाटपुरम की जगह पे सेकंड वाली को भी मदुरई मान लिया जाता है, क्योंकि मदुरई जो है, मदुरई अब बड़ा हो चुका है ना, बड़ा एक जिला बन चुका है, तो कपाटपुरम अब मदुरई के अंदर में ही आता है आज के। इसी वजह से एनसीईआरटी के अंदर में तीनों मदुरई दिया हुआ है। ओके, बाकी अदरवाइज अगर कपाटपुरम हो तो पहला प्रेफरेंस कपाटपुरम को देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, आपको कपाटपुरम को देना है सेकंड वाली के लिए। ओके, चलिए, तो मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई, मैंने आपको बता दिया ये साला। और इसके अलावा मदुरई जो है वो किसकी राजधानी थी? देखो, तीन राज्य है आप लोगों को, चलिए एक और ऑप्शन भी दे देता हूं मैं यहां पर मैं, ठीक है। मदुरई किसकी राजधानी थी, ये क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली। मदुरई किसकी राजधानी थी? चोला, चेरा या पांड्या? चलो एक टीम, एक प्लीज एक पोल भी दे दिया जाए जल्दी से प्लीज, तीन तीन इसका इनको, ठीक है, जल्दी से तीन इसका पोल दे दिया जाए। मदुरई किसकी राजधानी थी? जल्दी बता दो आप सभी लोग, और जल्दी जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो यार। 2661 लाइक्स कर दिया आप लोगों ने, जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि जो है मैं यहाँ पर मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को और ज्यादा जो है चीजें बतानी है। चलिए, आप लोग आंसर करते रहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से। किसकी राजधानी थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये पांड्या लोगों की राजधानी थी, पांड्या, ठीक है, पांड्या किंगडम की। ओके, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि किसकी राजधानी थी। तो केवल 45% लोगों ने सही आंसर दिया है। पांड्या जो राजवंश था दक्षिण भारत में, यहाँ पर में तमिलनाडु में, वहां पर में उनकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए, और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, वर्ष 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है, आपकी टीआरई 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और एक बार यार दबा के शेयर मार दीजिए सभी के सभी लोग। और अभी आधे तक पहुंचे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ठीक है। मैं जब मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो क्या आप लोग अपने खुद के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है? ये मैटर करता है। तो 2024 में जो है फ्रेंड्स, कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी आप लोगों की, और कितने लोगों को, पूरे टोटल कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं, ये डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर में आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर में आपको 128, 18, 4, 34, ठीक है, गलत। तो पद्म पुरस्कार के अंदर में आते हैं आप लोगों का, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म, ठीक है, विभूषण आता है आपका, विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आता है। ये तीनों को मिलाकर जो है फ्रेंड्स आपका, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर जो है टोटल 132 लोगों को दिया गया है। 132, 132 कहीं पे दिया है क्या ऑप्शन के अंदर में? नहीं दिया है आप लोगों का। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबो, ठीक है, नन ऑफ दी अबो आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को जो है याद करवाना है मैंने पूरा का पूरा नंबर। ओके, तो टोटल कितना है आपका? 132 लोगों को दिया गया है टोटल। ओके, टोटल 132 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से महिलाएं कितनी है? महिलाएं है 30 वुमेन है। ओके, अच्छा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के अंदर में भी एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप लोग। देखो, मैंने बताया आपको पद्म विभूषण है, विभूषण, विभूषण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में आता है भूषण, और उसके बाद में आता है श्री, पद्मश्री। पद्म भूषण विभूषण जो है कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है, तो ये 5 लोगों को दिया गया है, ये याद रखना आप लोगों ने, 5 लोगों को। उनमें से कोई बिहार का है क्या? अगर है तो उसका नाम बताइए जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद में जो है फ्रेंड 17 लोग हैं ऐसे जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और पद्मश्री जो है वो जिनको सम्मानित किया गया है वो है 110। टोटल यहाँ पर में 132 हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। इस प्रकार से इसका नंबर 132 होता है। ओके, तो बिल्कुल एक जो है फ्रेंड्स हमारे जो है बिहार के भी है, ठीक है, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, विभूषण से। ये विभूषण की लिस्ट है, 5 लोग हैं, ठीक है। उनमें से एक जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं, वो बिंदेश्वर पाठक है। उनकी मृत्यु हो चुकी है वैसे, ठीक है, सोशल वर्क के लिए उनको दिया गया है, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है ये। ओके, सोशल सर्विस कर रहे हैं 1970 में। सुलभ शौचालय आप लोगों ने कई बार देखा होगा अलग अलग जगहों के ऊपर में, तो सुलभ इंटरनेशनल। ओके, और सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, साफ सफाई के अंदर में। ओके, और पिछले साल ही 15 अगस्त 2023 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम भूभागीय सीमा रखता है? अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया टीआरई 3 के री एग्जाम के अंदर में? बताएंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। जितने भी बच्चे जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं टीआरई 4 के लिए, नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है।
इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा इसके अंदर में, तो हमने एक ट्रिक लगाई थी बचपन में एमबीए, बचपन में, ठीक है, एमबीए कर रहे थे आप लोग, बचपन में ही एमबीए कर रहे थे, ठीक है। तो ब से बांग्लादेश है सबसे ज्यादा, बांग्लादेश सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद में है चाइना, ओके। फिर है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और फिर न से है नेपाल। फिर एम से है म्यांमार, बी से है भूटान, और फिर लास्ट में आता है आप लोगों का यहाँ पर में ए से अफगानिस्तान, ठीक है। तो सबसे कम जो सीमा है किसके साथ में हम साझा करते हैं, अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी इसी बार आया है आपका टीआरई जो है 4 का, टीआरई 3 की जो री एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आप लोगों का, तो प्लीज उसके लिए तैयार रहिए आप सभी के सभी लोग, ओके। तो सबसे कम किसके साथ में करता है ये आप लोग, अब आप लोग लिख देंगे एक बार, क्योंकि अब मैंने बता दिया आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। आप लोग ही लिख दीजिए जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम किया है, बताइए। आप लोगों का सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो भी मिल सके। देखिए, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि पद्म भूषण से प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बिहार से बिलोंग करते थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और उन्होंने सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, ठीक है, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। और इसी वजह से सोशल वर्क के लिए इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ओके। तो ये भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आज रात में 10 बजे टेस्ट है, कुछ भी उल्टा सीधा करके पूछ सकते हैं, तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप लोग, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसका फायदा होगा, ओके। चलो नाउ फ्रेंड्स, हावड़ा ब्रिज जो है वेस्ट बंगाल में है, कौन सी नदी के ऊपर में बना हुआ है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फास्ट। हावड़ा ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर में है। बिल्कुल इसी वजह से तो मैंने आपसे बोला है ना कि सबसे कम सीमा साझा किसके अंदर किससे करता है, तो वो आंसर आप लोग कर पाएंगे वहां पर में, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। हावड़ा ब्रिज इन वेस्ट बंगाल इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। तो हावड़ा ब्रिज जो है फ्रेंड्स ये हुगली नदी के ऊपर में बनाया गया है कलकत्ता के अंदर में, और ये आपकी एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, मतलब स्टेट बोर्ड की जो बुक है। और आपको बता दूं टीचिंग परीक्षा के ऐप पर 4.0 के कोर्स में सारी एससीईआरटी आपकी डाल दी गई है, एनसीईआरटी डाल दी गई है, जो जो नई वाली एनसीईआरटी आई है अब तक वेबसाइट पर वो भी डाल दिया गया है, और उनके ऊपर में क्वेश्चंस भी आपके लिए डाले जा रहे हैं। तो हुगली नदी पर 4 पुल है, ये वाला ये आपके बुक में दिया है, ठीक है। तो एक तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हावड़ा ब्रिज है आपका, हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के ऊपर में, ठीक है। निवेदिता सेतु है, विवेकानंद सेतु है, और विद्यासागर सेतु है। विद्यासागर सेतु को ही दूसरा हुगली ब्रिज कहा जाता है, हुगली ब्रिज दूसरा हुगली, क्योंकि हावड़ा ब्रिज को पहला हुगली ब्रिज कहते हैं, ठीक है, विद्यासागर ब्रिज को दूसरा हुगली ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 ब्रिज है जो हुगली नदी पर बने हुए हैं, और ये एससीईआरटी में दिया है आपके स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर में, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हावड़ा, ठीक है, निवेदिता, विवेकानंद, विद्यासागर, ये 4 ब्रिज है, चारों के चारों हुगली नदी के ऊपर में बनाए गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड, डेजर्ट ओक कहां पर में मिलता है आपको। डेजर्ट ओक नाम का जो पेड़ है, ठीक है, रेगिस्तानी ओक इसको कहते हैं, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ में मिलता है ये बताएंगे आप सब लोग। डू यू नो भी डाल दीजिए, चलिए एएफएफ जी बिल्कुल आप कह रहे हो, तो डू यू नोज भी डाल देंगे, ठीक है। डू यू नोज की एक सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो डू यू नोज भी आपके लिए डाल देंगे। 2800 लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आपका। तो डेजर्ट ओक जो है ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, डेजर्ट ओक। इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये 10 फीट लंबा होता है, ठीक है। और इसकी जो गहराई है, ठीक है, इसकी जो जड़ें है वो बहुत गहराई तक जाती है, और पानी को अपने तने में स्टोर कर लेती है। फिर जो आसपास के लोग होते हैं इसके तने में जो है पाइप डालकर पानी निकालकर पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर में बहुत गर्मी में भी ये क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है, बहुत गहराई तक जाता है। तो स्थानीय लोग जो है पतले पाइप का प्रयोग करके इसके तने में से, ये जो तना है ना इसको बोलते हैं तना, तो इसके तने में से जो है पानी निकाल कर पीते हैं पाइप डाल के। मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, ठीक है। मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, ठीक है। टी ब्लॉग्स जी, टी ब्लॉग्स, ब्लॉक, ठीक है। सोने वाली मुझे भेज रही है, ताकि ताकि वो खुद से पढ़ ले और बाकी लोग जो है ना वो डिमोटिवेट हो जाए।
तो देखा कितनी होशियार है वो। अरे सोना है, जाके सो जाओ, ये क्या प्रदर्शन करने का क्या उसका। ओके। मोस्ट, वैसे तुम रात भर जाके कर क्या रही थी, ठीक है, टी ब्लॉग्स, इसीलिए बोलते हैं निब्बा निब्बी नहीं होना यहाँ पर, में चुपचाप से सो जाया करो। यहाँ पर मैं सोने का नाटक करके जो मोबाइल के अंदर में तुम यहाँ पर में चिटर पिटर करते रहती हो, ठीक है, इसकी वजह से तुमको नींद आती है पढ़ाई के समय में, ठीक है। तो सो जाया करो रात में अच्छे से, ठीक है। मम्मी को तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी कि लड़की तुम्हारी रात भर जागते रहती, ठीक है, और दिन में क्लास में सोने वाली इमोजीज भेजती, बाकी लोगों को भी करती परेशान। पापा को भी बता दो तुम्हारे, रुक जाओ। तो मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर लेइंग एग्स ऑफ बीज इज, ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर के समय में जो है फ्रेंड्स सबसे अच्छा समय अंडे देने का, ठीक है, मधुमक्खियों के। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स बिहार जैसे स्टेट के अंदर में जहां पर में मधुमक्खी पालन बहुत ही जो है एक फलता फूलता बिजनेस है, ठीक है, तो यहाँ पर में अक्टूबर से दिसंबर तक के अंदर में मधुमक्खियों के पालन किया जाता है, अक्टूबर दिसंबर में। रानी मधुमक्खी होती है जो ये अंडे देती है। कांचनजंगा इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज स्टेट्स, कांचनजंगा एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कांचनजंगा कहां पर में लोकेटेड है। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ठीक है। कांचनजंगा इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो सिक्किम के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, कांचनजंगा। ओके, मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप देखिए कांचनजंगा, कांचनजंगा हमारे भारत के अंदर में दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी। तो लिखिए कांचनजंगा के बारे में। अब देखो आज की जो 10 बजे वाली टेस्ट है उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन और लीक करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी मैं बता नहीं रहा, बन भी सकता है, क्या पता, ठीक है। कंचनजंगा आज 10 बजे टेस्ट है, सबको पता है ना, पूरा लेक्चर सबने देखना है, रात में 10 बजे टेस्ट देना है, और कैसे टेस्ट देना है उसका, उसके बारे में मैं बताऊंगा लास्ट में आपको। कांचनजंगा जो है फ्रेंड्स दुनिया की दूसरे नंबर की है या तीसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है, तो तीसरे नंबर की है। भारत की कितनेवें नंबर की, भारत की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2, ये TRE 3 के री एग्जाम के अंदर में आया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, K2 जिसको कहते हैं आप लोग। वैसे उसके ऊपर में पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है पीओके में, लेकिन है तो भारत का ही पार्ट, आज नहीं तो कल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिक्किम में है कांचनजंगा, आपका यहाँ देख रहे हो आप लोग। ओके, चलिए, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तीन स्टेटमेंट दिए गए आपको, आपको बताना है इन तीन स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही है, ठीक है। 38वें नंबर तक पहुंच गए हम लोग फ्रेंड्स, 60 क्वेश्चन है टोटल आपके। जब इतनी मेहनत कर ली है आपने, तो आप थोड़ी सी और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब मैं आपसे आपके साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आप लोग क्यों डर रहे हो। टॉप 100 में कितने लोग आना चाहते हैं, कितने लोग जो है मेरे साथ में जो है इस मिशन के अंदर में साथी बनेंगे टॉप 100 में। मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक बच्चा जो टॉप 100 में आएगा टीचिंग परीक्षा का, ठीक है। मैंने कल रात तक जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे कल रात तक 12 बजे से पहले तक उन्होंने एनरोल कर लिया था, सबको अपग्रेड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर वो टॉप 100 के अंदर में आते हैं, ठीक है, तो उनकी 200, 100 नहीं 200 डबल फीस उनकी रिफंड करूंगा, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर उनको, अगर वो टॉप 100 के अंदर में आते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा लिस्ट के अंदर में, प्लस जो है उनका उनको यहाँ टीचिंग परीक्षा के ऑफिस में बुलाकर, ठीक है, आने जाने का रहने का सब खर्चा उठाएंगे, और उनको लैपटॉप भी यहाँ पर में देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ, ठीक है, यहाँ पर में। जी, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो है फ्रेंड्स 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे, ठीक है, ये दो लोग थे, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सबसे पहले। जुंको ताइबेई जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। उनके देश का नाम बताइए, कौन से देश से बिलोंग करती थी, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है आप लोगों का। आपको बताना है कि जंको ताबी जो है वो कौन से देश से बिलोंग करती थी, ठीक है, ये बता दीजिए आप लोग। तीनों के तीनों सही है। ओके, तो ये बिलोंग करती थी जापान से, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1975 के अंदर में, 1975 के अंदर में चढ़ी थी ये, ठीक है। बचेंद्री पाल कौन से साल में चढ़ी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1984 के अंदर में, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जंको ताबाई जापान की है, 1975 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट के ऊपर में एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के है, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ठीक है, वैसे तो है नेपाल के, लेकिन एनसीईआरटी में भारत का लिखा हुआ है, तो आप लोग भारत का भी मान सकते हैं उनको, ठीक है। चलिए, तो उपयुक्त में से सभी मतलब कि ये तीनों के तीनों सही है, 1 2 3, ठीक है। ओके, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे एनसीईआरटी के अंदर में भारत का दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोग जो है उनको दोनों वहां पर में पहला प्रेफरेंस भारत को देना है एनसीईआरटी के हिसाब से। जापान की जंको ताबेई जो है फ्रेंड्स 16 मई 1975 को चढ़ी थी, और बचेंद्री पाल, ठीक है, 1984 के अंदर में। बचेंद्री पाल का जन्म जो है कहां पर में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में हुआ था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर कीजिए। 2600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 2900
8 लाइक्स आपने कर दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, जो भी नए बच्चे हैं, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जो है वो तुरंत प्रभाव से मिल सके। देखिए ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इसका आंसर करे, ईवीएस का, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है आपका। ईच टाइगर हैज इट्स ओन टेरिटोरियल एरिया, दे मार्क देयर एरिया बाय, वो कैसे करता है अपना एरिया मार्क? ठीक है, ओके। आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स ये देखा होगा, ठीक है, सिंघम मूवी का डायलॉग, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकान शिखरे। ठीक है, तो जो टाइगर है ना, वो सुसु करता है, ठीक है, जाके, ओके, और बोलता है ये सुसु मेरी है और मैं इस गांव का जयकान शिखरे। ठीक है, मतलब जो भी है उसका अपने उसकी भाषा का। ठीक है, तो वो भाई बढ़िया तरीका है यार ये, मतलब कहाँ से, तो टाइगर जो है वो यूरिन के जरिए, ठीक है, अपना एरिया डिसाइड करता है। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये पॉइंट आपका, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी में बेस्ड है ये, एनसीईआरटी में, ठीक है, दिया हुआ है आपका, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है यूरिन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। ठीक है, कांटेदार झाड़ियां मिलती है कहां पर में मिलती है? अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 2950 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा होपफुली आप सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, तो थॉर्नी बुशेस देखिए फ्रेंड वहां पर में उगेगा जहां पर में जो है आप लोगों की अगर मान लीजिए ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो वहां तो ह्यूमिड का मतलब होता है पानी, ठीक है, वाटर, ह्यूमिड मतलब वाटर। ठीक है, तो वहां पर में थोर्नी बुशेस क्यों उड़ेंगे? कटीली झाड़ियां, वहां तो झाड़ उग जाएंगे पूरे के पूरे, तो ये नहीं होगा। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट जहां पर में होते हैं ना, वहां पर में उगता है ये। गर्म और शुष्क, शुष्क मतलब सूखा, तो जहां पर में सूखा होता है वहां पर में कांटेदार झाड़ियां उगती है, सूखे इलाके के अंदर में, हॉट एंड, ठीक है, ड्राई में, तो आंसर बी होगा। कई सारे बच्चे हॉट देखकर ए लगा देते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर में भी फ्रेंड्स 15% लोगों ने लगा दिया ए, केवल 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये आंसर लगाया था। ठीक है, बी 71% लोगों ने, ठीक है, अब आंसर लगा रहे हैं बाकी के लोग, तो बी इज द करेक्ट आंसर, थॉर्नी बुशेश कटीली झाड़ियां, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग, भारत का शेक्सपियर किसको कहते थे? तो भारत का शेक्सपियर जो है फ्रेंड्स, विष्णु शर्मा, पानीनी, कालिदास, भरावी, ये सुपर टेट के अंदर में भी आया था, यूपी सुपर टेट में, तो जितने भी बच्चे यूपी के लिए भी, देखिए अभी बिहार में बच्चे आ रहे, यूपी में भी जब वैकेंसी आएंगी तो बिहार के बच्चे भी वहां पर में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं आपको अभी से ही करवा देता हूँ। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कालिदास जी को। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जी को। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, कालिदास जी, ठीक है, उनकी महानतम रचनाएं कौन कौन सी है देख ही लीजिए। ओके, मेघदूत उनकी एक रचना है जिसके अंदर में बादल जो है ना, बादल, अभी आप लोगों ने बादल देखे होंगे, जब भी बादल देखोगे तो बादल को उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप बना दिया। एक निब्बा इधर से, निब्बी के मम्मी पापा को जो है लड़का पसंद नहीं था, क्योंकि लड़के का जो है वो बीपीएससी क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि उसने दानिश सर की क्लासेस नहीं देखी थी, तो दोनों को अलग कर दिया उन्होंने। तो निब्बा उधर से बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं, बाबू तुम टेंशन मत लो, मैं दानिश सर की क्लास देख रहा हूँ, मैं इस बार जो है वो बीपीएससी 4 क्लियर कर लूंगा। उधर में वो भी बोलती है, हाँ मुझे अब पूरा भरोसा है, अब तुम कर लोगे, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है, और फिर वो बोलता है कि तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, हाँ मैं बस लेक्चर देख के खाना खाऊंगा। तो वो व्हाट्सएप की तरह काम कर रहा है मेघदूत में बादल, तो बादल एक दूसरे मतलब मैसेज पहुंचा रहे हैं। कालिदास जी की बड़ी अच्छी रचना है। ठीक है, उसके बाद में कुमार संभवम, ठीक है, ये भी एक लव स्टोरी है। अभिज्ञान शकुंतलम लव स्टोरी है। मालविका अग्निमित्रम लव स्टोरी है। बड़े दिलफेक इंसान थे यार कालिदास जी, मिलो थोड़ा ऊपर में, मतलब पता तो चले कि क्या सीक्रेट क्या था तुम्हारा। बाकी रघुवंश जो है फ्रेंड्स, ये रामायण के ऊपर में बेस्ड है। ओके, तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो, सर निब्बी भी कर लेंगी, हाँ वो मतलब वो बादल के थ्रू वो पहुंचा देगा ना। ठीक है, निब्बी के पापा मम्मी पापा ने मोबाइल ले लिया उसका, तो वो लड़का जो है वो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपनी मैम को सिखा देगा ना उससे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं टफ की कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स भी ले लीजिएगा, बिल्कुल मैं इकोनॉमिक्स भी लूंगा, बिल्कुल लूंगा मैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर में। ठीक है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा मैं इकोनॉमिक्स कराऊं। व्यू बता रहे हैं, बाबू नहीं सर, जानू बोलता है। ठीक है चलो, अ, जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़े एक्सपर्ट हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, तो वुड्स डिस्पैच जो है फ्रेंड्स 1854 के अंदर में आया था आप लोगों का। प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर में जो एजुकेशन था आप लोगों का प्राइमरी, ठीक है, और हाई स्कूल, और जो आपका
हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है। वुड्स डिस्पैच 1854 के अंदर में हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आपका प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था 82 में, 1882 में, बिल्कुल सही है। रेले आयोग का गठन किया गया था आप लोगों का, रेले आयोग का गठन किया गया था फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए, भारत के अंदर में यूनिवर्सिटीज के लिए, ओके। यूनिवर्सिटीज एक्ट उसी के आधार पर आया था आपका, ओके। तो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए एक कानून बनाने के लिए रेले कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। और उसके बाद में आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो है फ्रेंड्स ये बना था आप लोगों का, ठीक है, 1917 में। कब? 1917 में। 1917 में क्यों बनाया तो गया था सैडलर कमीशन? ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच के लिए, ठीक है। जो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी आपकी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए, जांच के लिए बनाया गया था, ओके। 1920 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच के लिए सैडलर आयोग 1917 में। तो ये वाला आपका गलत है, मिसमैच बोला है ना, तो आंसर ये हो जाए। अब इस क्वेश्चन का भी आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे रात में 10 बजे वाली टेस्ट में, है ना। तो रात में जो 10 बजे वाली टेस्ट है उसके अंदर में इसमें भी हम लोग जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करेंगे आपके साथ में। तो लेक्चर अच्छे से जो बच्चा देखेगा, बार बार देखेगा, उसका फायदा होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के जो है आप लोग उसके साथ में भी जुड़ सकते हो, कोर्सेज के साथ में। प्रीमियम कोर्सेज है, प्रीमियम कंटेंट है आप लोगों के लिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट। अब तो आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सारी की सारी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, प्रीमियम ई बुक्स, जिसमें से क्वेश्चन आए थे इस बार भी, ठीक है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इन्फोग्राफिक्स, बीपीएससी के सॉल्व पेपर्स, हर चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी है कि जो टॉप 100 के अंदर में आएंगे, पहले हमने बोला था फुल फीस रिटर्न करेंगे, अब हमने उनको अपग्रेड कर दिया है कल रात तक के लिए। हम लोग सोच रहे हैं कि उसको 15 अगस्त तक के लिए भी क्या हम 100 टॉप 100 के लिए 200% फीस आपकी रिफंड होगी, 200%, मतलब डबल फीस अगर टॉप 100 के अंदर में होंगे, सेलेक्ट होकर टॉप 100 में होंगे तो, ठीक है। और ये लड़ाई पूरी की पूरी टॉप 100 की है। और टीचिंग परीक्षा के हेड ऑफिस में बुलाकर आप लोगों को लैपटॉप भी दिया जाएगा, आपका आना जाना, ठीक है, रहना, सारा खर्चा टीचिंग परीक्षा उठाएगा। लेकिन जो मिशन है हमारा टॉप 100 में मैक्सिमम टीचिंग परीक्षा के बच्चे लाना है, उसके अंदर में आप लोगों ने पूरा जो है जोर लगा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ठीक है। कौन सा दर्रा है जो चीन को सिक्किम से जोड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं आप लोगों को सिक्किम में कौन सा है, तो आप नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम के अंदर में है, ये आप लोग याद रखिए। माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड के अंदर में, यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। बारालाचाला और देवसा दर्रा, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के अंदर में, कहां पर में? हिमाचल प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं देवसा दर्रा जो है, ठीक है, ये कहां पर में? ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एसआई के अंदर में 24 अप्रैल 2022 की शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो बिहार पुलिस एसआई में आ चुका है ये क्वेश्चन, बिहार पुलिस एसआई के अंदर में, एसआई की एग्जाम में आ चुका है 2022 में, ठीक है। 24 अप्रैल 2022 की एग्जाम के अंदर में आया था ये बिहार पुलिस में, देवसा दर्रा वाला क्वेश्चन, ठीक है। कहां पर में है ये देवसा दर्रा? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला कहां पर में है? हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड के अंदर में, नाथुला, ठीक है, और जेलेपला सिक्किम के अंदर में, ओके। तो आप लोग देख सकते हो ये नाथुला दर्रा है आपका, ठीक है, ये सिक्किम है, यहाँ पर में ये सिक्किम है। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दो दर्रे हैं। दो दर्रों का मतलब पहाड़ों के बीच का रास्ता, ठीक है। और ये पूरे के पूरे दर्रे, ठीक है, मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्लास लूंगा मैं स्पेशल आपके टीआरई 4 के अंदर में, जिसमें मैं पूरा का पूरा सारे दर्रे एक एक करके, हर एक दर्रा ऊपर से स्टार्ट करके पूरा नीचे तक मैं आपको सारे के सारे पासेस कराऊंगा, ठीक है, माउंटेन पासेस, हर एक दर्रा आपको कराऊंगा। उस पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत जल्द आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इसी पे रहेगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन का आंसर करके बताओ आप लोग, ये करके दिखाओ। 44 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स। सेशन को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। जो बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कंटेंट के साथ में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिए। कॉल नहीं लग रहा हो तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, डायरेक्टली वहां भी हो जाएगा। और नीचे में एक लिंक दी गई है उस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है। 3100 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। 3100 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की, तो देवसा पास कहां पर में है? ये क्वेश्चन आपका आया था बिहार पुलिस एसआई के अंदर में, आपको अधिकारी लेवल तक का पढ़ाना है मैंने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है।
सिक्किम के 2 दर्रों के नाम बताओ, सिक्किम के 2 दर्रों के नाम बताएंगे आप लोग। आंसर वैसे आप लोगों का ये है, ठीक है, सी है। आपको 2 दर्रों के नाम बताना है सिक्किम के, ठीक है। ओके, सिक्किम के 2 दर्रों के नाम आप लोग बताओगे जल्दी जल्दी से। ओके, चलिए। तो देवसा दर्रा आप लोगों का जो है फ्रेंड्स कुल्लू को स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है उससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ये यहाँ पर में। महाद्वीपीय भाव का सिद्धांत, वाह क्या बात है, ठीक है। ये आप लोगों ने जितने कितने बच्चे जिन्होंने पढ़ा है ये, मुझे बहुत मजा आई थी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ाने में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कितने लोगों ने पढ़ा, जल्दी बताइए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, उसके किसने दिया था 1912 के अंदर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। इसका हमने वो भी डाल दिया है आपके लिए, समरी वीडियो एनिमेटेड, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर जो है फ्रेंड्स उन्होंने दिया था महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उनके अनुसार पहले पूरा का पूरा एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है। फिर पेंजिया जो है फ्रेंड्स वो टूटा आपका 2 इसमें, लॉरेशिया और गोंडवाना के अंदर में, ठीक है। फिर गोंडवाना जो है वो और लॉरेशिया दोनों के दोनों टूटे और आज के समय के जो महाद्वीप है वो बने आपके। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो है फ्रेंड्स ये थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसको पूरा डिटेल में हमने देखा है, जितने भी बच्चों ने देखा है लेक्चर, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में, वो हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको करवाया है वहां पर में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पेंजिया नाम का एक महान सुपर कंटिनेंट हुआ करता था 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 200 से 250 मिलियन ईयर्स अगो। मैंने आपको बताया था ना वहां पर में कि 200 से हमने क्या मानना है, 250 मिलियन ईयर्स अगो मानना है, पूरा का पूरा आपको बताया था, ठीक है। इसके बीच में कभी तो भी ये पेंजिया महासागर टूटा, पेंजिया जो पेंजिया महाद्वीप टूटा, पेंजिया महाद्वीप जो है आपका, उसको कौन से वाले महासागर ने घेरा हुआ था, वो घेरा हुआ था पैंथालासा ने। याद करवाया आपको इवन पूरा का पूरा एक एक पॉइंट के साथ में, पैंथालासा ने उसको जो है उसने घेरा हुआ था, ठीक है, पैंथालासा। 2 इसमें टूटा, ये लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया और गोंडवाना में जब टूटा तो बीच में जो एक समुद्र बना था उसका नाम क्या था, तैथिस सी, ये भी हमने देखा हुआ है। ओके, ये एनिमेशन आपको पढ़ाया था पूरा का पूरा इस तरीके से। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, देखना चाहते हैं क्लासेस, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। हिमालय कैसे बना था आप लोग देखिए, यहाँ पर में हम लोगों ने देखा हुआ है, ये भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, धीरे धीरे टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण आया, और जब टकराया तो उसके बाद में यहाँ पर में हिमालय का जो है निर्माण हुआ था। सारी चीजें हमने पूरा डिटेल में पढ़ी है क्वेश्चंस के साथ साथ में, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। नंबर नीचे में चल रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, टीचिंग बिहार टीचर एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये मैंने कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट पार्ट नंबर 5 है क्लास का, पेड क्लास का, उसके अंदर में पढ़ाया आपको। संध्या सोनी जी, जितना भी आता है ना बेसिक लेवल का, वो सारा का सारा आपको करवा रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी जो छोटे मोटे पॉइंट्स पूछते हैं ना आपसे, वो सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ पीआरटी वाले इसमें भी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। पहली बात तो अमेजोन जो है वो आप लोगों सॉरी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजोन नदी है आप लोगों की, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर में। नील नदी जो है ये अफ्रीका में है आप लोगों की, अफ्रीका के अंदर में। और मिसिसिपी नदी जो है आप लोगों की नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजोन नदी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये दुनिया की दूसरे नंबर की भी सबसे लंबी नदी है, नील के बाद में दूसरे नंबर की नदी वर्ल्ड के अंदर में, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नाउ दुनिया की सबसे लंबी नदी होने के साथ में सबसे लार्जेस्ट नदी भी है ये दुनिया की, ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, लेकिन लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा पानी अपने साथ में ले जाती है ना, उसको लार्जेस्ट बोलते हैं। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा लेंथ में है, ठीक है। तो दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी का मतलब जो सबसे ज्यादा पानी लेकर जाती है। तो दुनिया की नदी जो सबसे ज्यादा पानी लेकर जाती है वो है ये आप लोगों की अमेजोन रिवर, लार्जेस्ट रिवर। तो दुनिया की लार्जेस्ट बोला जाए, सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं है, बड़ी नदी, इसके बीच में डिफरेंस भी याद रखना है आप लोगों ने। सबसे बड़ी नदी बोला जाए तो अमेजन होगा, सबसे बड़ा जो है आपका रिवर बेसिन, ये भी अमेजन के पास में ही है, सबसे बड़ा रिवर बेसिन, ठीक है। चलिए, तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में आया था क्वेश्चन ये, और मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की जो है प्रैक्टिस हो जाए, इस वजह से। देखिए, एक चीज है, आपने गोंडवाना लैंड और इसके बारे में देखा हुआ है, ठीक है। तो गोंडवाना पेंजिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो
हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भी है, क्योंकि इसी का एक हिस्सा टूटकर ऊपर की तरफ में आया और हिमालय की उत्पत्ति हुई। आपको दिखाया था ना मैंने पूरा एनिमेशन। तो गोंडवाना लैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है सर, ब्रेक क्यों नहीं लेते 2 मिनट का? ठीक है जाविका जी, देखिए अगर मैं ब्रेक लूंगा ना तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होंगी, और मैं ब्रेक ले लूंगा, मेरा क्या जाता है? ठीक है, मैं तो ब्रेक कभी भी ले लूं। ठीक है, मैं 50 60 के बदले 85 क्वेश्चन करा दूं, बट लेकिन आपका मेरे को करना है, मेरे को 100 बच्चे टॉप 100 टीचिंग परीक्षा से लेकर आने हैं। ठीक है, और ये अब एक मिशन, एक मुहिम है। पेंजिया का ये दक्षिणी भाग था। ठीक है, ये याद रखना है। पेंजिया 2 भाग में टूटा ना, लॉरेशिया और गोंडवाना। तो गोंडवाना दक्षिणी भाग था। इसमें कौन कौन से थे? गोंडवाना में साउथ अमेरिका पूरा का पूरा, पूरा अफ्रीका था, अफ्रीका पूरा था। ठीक है, इंडिया वाला भाग था, मेडागास्कर था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें साउथ अफ्रीका दिया है। भाई साउथ अफ्रीका नहीं, पूरा अफ्रीका था। ठीक है, इसी वजह से ये गलत है। ये करवाया है आपको क्वेश्चन मैंने। तो ये दक्षिणी भाग था पेंजिया का टूटने के बाद में, जिसमें साउथ अमेरिका महाद्वीप, पूरा अफ्रीका, ठीक है, साउथ इंडिया, इंडिया का जो दक्षिणी भाग है आपका वो, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका इसका पार्ट थे गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, इंडिया जो है वो टूटकर ऊपर की तरफ गया, लॉरेशिया की तरफ में, अफ्रीका अलग हुआ, दक्षिणी अमेरिका अलग हुआ आपका, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, अंटार्कटिका अलग हुआ। इसके सबूत क्या है वो भी मैंने आपको दिखाए हैं, इसके प्रूफ भी दिखाया है मैंने आपको कि क्यों ये थ्योरी सही है। ओके, चलिए आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यंग फोल्ड माउंटेन। देखो फोल्ड माउंटेन, देखो ये जो है ना टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, देखिए इसी की वजह से वो अलग इधर उधर मूव हो रहे हैं। तो ये टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसी की वजह से, टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उसके वजह से ही महाद्वीप अलग हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं। हिमालय भी हमारा इसी तरीके से बना है, एक एक लेयर दूसरे लेयर पर चढ़ रही है। तो ऐसे माउंटेन जो इस तरीके की एक्टिविटी की वजह से बने हैं उनको फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कहा जाता है। कुछ बहुत पुराने वलित पर्वत है, कुछ नए वाले वलित पर्वत है। आपको बताना है कि कौन से वाले जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वो युवा वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, अरावली जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का ओल्ड है। ठीक है, एप्लेशियन जो है वो आप लोगों का ओल्ड है। एंडीज जो है वो न्यू है आप लोगों का। ठीक है, तो युवा नहीं है बोल रहा है यहाँ पर मैं ना, नॉट फोल्ड माउंटेन। अरावली और एप्लेशियन ये फोल्ड माउंटेन है लेकिन युवा नहीं है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आप लोग बताइए अब आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये तीनों के तीनों फोल्ड है। ठीक है, तीनों के तीनों फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। अरावली पुराना वलित पर्वत है, एप्लेशियन भी पुराना वलित पर्वत है, एंडीज नया वाला है। ठीक है, तो ए और सी, तो आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ऊपर में से एक से अधिक। डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो आंसर आप लोगों को जो है, ओके। चलिए, तो हिमालय माउंटेन जो है फ्रेंड्स उस वो यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड है, एल्प्स भी यंग है। अरावली ओल्ड की कैटेगरी में आता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। एप्लेशियन और यूराल ये ओल्ड, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन के अंदर में आते हैं, वो यंग नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण तक दी गई भौगोलिक विशेषताओं के स्थान का सही क्रम लगाइए, उत्तर से दक्षिण की तरफ में। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए फ्रेंड्स यहाँ पर में। और मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज और दे दूं यहाँ पर में कि 6,09,979 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हम लोग केवल और केवल 21 सब्सक्राइबर्स दूर है हमारे 6,10,000 के परिवार होने में। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं मैप के थ्रू दिखाऊं, ठीक है, आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। तो यहाँ पर में देखिए हम लोग फ्रेंड्स, हमारा भारत इस तरीके से, यहाँ पर में है हिमालय। ठीक है, हिमालय के नीचे में यहाँ पर में पथरीली भूमि है, पथरीली भूमि। ठीक है, पथरीली भूमि जिसको भाबर कहा जाता है, भाबर पथरीली भूमि। फिर है तराई का क्षेत्र, मतलब दलदली भूमि। ठीक है, दलदली भूमि है यहाँ पर में, दलदली भूमि, तराई का क्षेत्र बोलते हैं उसको, तराई, तराई का क्षेत्र। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आप लोगों का एलुवियल भूमि का क्षेत्र है, एलुवियल भूमि मतलब कि जो है जलोढ़ मिट्टी आपकी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में नदियां जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर में बनाती है डेल्टा, सबसे नीचे में यहाँ पर में समुद्र के तल, समुद्र के पास में वो बनाती है डेल्टा। डेल्टा हमेशा कहाँ बनता है? समुद्र में के पास में जब नदियां मिलती है तो नदियों के मिलने के जस्ट पहले वाला जो क्षेत्र होता है ना उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है आपका, ओके, डेल्टा। अब बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग।
जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। और रिवाइज करते रहना है आप लोगों ने। उत्तर से दक्षिण की तरफ दी गई विशेषताओं का सही क्रम लगाना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का भाबर, ठीक है, भाबर आता है, फिर तराई आता है, फिर खादर और बांगर, जो आप लोगों की खादर और बांगर, खादर प्लस बांगर, वो क्या है आप लोगों की एलुवियल सॉइल है, एलुवियल, एलु एलुवियल सॉइल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। और उसके नीचे में और जाएंगे, यहाँ पर में फिर आता है डेल्टा आपका। तो सही क्रम क्या होगा, भाभर, तराई, ठीक है, खादर और बांगर, मतलब एलुवियल सॉइल, खादर दिया हुआ यहाँ पर में, फिर डेल्टा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना खादर और बांगर वाला, इनमें से भी क्वेश्चन आया था आप लोगों के एग्जाम में कि खादर और बांगर में से पथरीली भूमि कौन सी होती है जिसमें कंकड़ पाए जाते हैं, तो भांगर में कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को कल, ठीक है। चलो, मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, डी ट्रिपल एस बी टीजीडी का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। इसमें से हम लोग ट्विस्ट एंड टर्न्स करके सवाल पूछेंगे, तो प्लीज तैयार रहिएगा आप लोग। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी जो है कहाँ पर में पाई जाती है, डेल्टा दक्कन का जो पठार है वहां पाई जाती है फ्रेंड्स। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं आप लोग। कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ये, ठीक है। तो ये काली मिट्टी कहाँ मिलती है आपको, आपके गुजरात के अंदर में मिलेगी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो है वहां पर में मिलेंगी। तो यहाँ काली मिट्टी आपको मिलती है गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर में काली मिट्टी पाई जाती है आपकी कपास के लिए। रेगुर मिट्टी भी इसको बोलते हैं, काली कपास की मिट्टी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है, ठीक है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर में लोकेटेड है, जल्दी बताइए। 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी से, फास्ट, सभी के सभी लोग, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर है द हेग के अंदर में, द हेग में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है, और इसने 1946 में अपना काम करना शुरू किया था। पीस पैलेस बोला जाता है उस बिल्डिंग को जहां पर में इसका हेडक्वार्टर है, हेग में। उसकी बिल्डिंग का नाम है पीस पैलेस, ठीक है। इसके इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसके बारे में पूरी की पूरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है मैंने पूरा का पूरा टीचिंग परीक्षा के जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको पढ़ाया है, ठीक है। कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो, नहीं देखा है तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ढूंढ लीजिए उस वीडियो को, आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ, चाइना, जापान, कोरिया, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। प्रिंट टेक्नोलॉजी, छपाई तकनीक का, और ये आप लोगों का प्रूफ के साथ में बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर में देखिए आप लोग, ये है एनसीईआरटी जो आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल है। टीचिंग परीक्षा के ऐप पर सारी एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी, छपाई तकनीक का जो है डेवलपमेंट चाइना, जापान और कोरिया में हुआ था, ठीक है। ये देखिए आप लोग, हिंदी में भी अवेलेबल है आपकी पूरी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। खुशन वीसी किसको कहते हैं, सुलेखन को, मतलब कि अच्छे तरीके से लिखना, कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, इसको कैलीग्राफी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, ठीक है। चलिए, तो सर्वप्रथम कहां पर में हुआ था, अब इसका आंसर आप लोग करिए। इसको हम लोग घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। प्रिंट टेक्नोलॉजी कहां पर में डेवलप हुई थी, चीन, जापान और कोरिया। तो आंसर यहाँ पर में देखिए, चीन, जापान और कोरिया, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, सिंपल है ना। चलिए, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते, और ये पूरा टीचिंग परीक्षा के ऐप पर उपलब्ध है आप लोगों के लिए, और एससीईआरटी में भी दिया हुआ है, एससीईआरटी भी उपलब्ध है आपकी। भारतीय राज्य में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संबंधित है, कहां से लिए गए थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, जल्दी बता दीजिए। 3338 लाइक्स भी हो चुके हैं फ्रेंड्स हमारे। जल्दी से अगर हम थोड़ा सा जोर लगा दे तो हम 3500 प्लस लाइक्स भी कर सकते हैं, जिससे कि और टीम हमारी मोटिवेट हो, पूरा का पूरा परिवार मोटिवेट हो, अपना हम सबका जो परिवार है टीचिंग परीक्षा परिवार मोटिवेट हो, और हम लोग और ज्यादा अच्छे से कर सके, ठीक है। जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप सब लोग। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके लिए गए हैं आप लोगों के, ब्रिटेन से नहीं लिए गए हैं, साउथ अफ्रीका से नहीं लिए गए, यूएसए कनाडा से नहीं लिए गए हैं, नन ऑफ दी अबव से लिए गए हैं। अब आप आंसर बताओ क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई है। तो ये लिया गया है आप लोगों का आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन आपका बन गया, आयरलैंड से लिया गया है ना। तो सिंपल, अच्छे से हम जितना भी कर सकते हैं वो सारी चीजें कर रहे हैं, और मैंने ये पूरे जो सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा, सारी चीजें बता दूंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
में बोला गया कि हम क्या करेंगे, हमारे भारत को एक कल्याणकारी देश बनाएंगे। तो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कहाँ की गई है, ये यूपीएससी में भी आया था, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात बीपीएससी में की गई है। ठीक है, इसके बाद में पार्ट नंबर 4 में ये दिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पार्ट नंबर 4, भारत के संविधान में टोटल जो है 25 पार्ट है, उसमें से भाग नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 जो है उसमें इसके बारे में दिया गया है पूरा का पूरा आप लोगों का। ओके, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, ये सारा का सारा मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था टीआरई 3 के लीक वाले पेपर में। ठीक है, ये वाला आया था पॉइंट। ठीक है, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर, फेडरलिज्म जहां पर में केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत हो। क्या ये पॉइंट आपका आया नहीं था, केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पावर हो, लीक वाले पेपर में। ठीक है आपके, और ये करवाया हुआ मैंने क्वेश्चन है आपको। तो जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मानसून ऑफर चल रहा है, आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करिए और सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। एक आपका फैसला आप लोगों को आपके सिलेक्शन की तरफ में ले जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, वास्को डी गामा 1498 में कलिकट के किस हिंदू शासक के शासनकाल में दौरान पहुंचा था, बताइए। वहां पर में कलिकट जब पहुंचा वो, तो कलिकट के अंदर में वहां पर में कौन सा शासक था जिसने उसका स्वागत किया। 3388 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 112 लाइक्स हम लोग दूर है 3500 से। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों के, वास्को डी गामा कहां से था, ये पुर्तगाल से था। पहली बात, कौन से साल में आया, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी नोट डाउन कर ले, हो सकता है हम लोग जो है थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकते हैं आपके लिए। ठीक है, किंग जमोरिन था वहां पर में, कलिकट का शासक जमोरिन, जिसके शासनकाल में ही आया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से पुर्तगाल से ही निकला था। ठीक है, और केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, क्या कोई बता सकता है मुझे, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, मैंने इसको करवाया हुआ है। ठीक है, जो 6 to 8 के अंदर में, 9 10 के अंदर में वर्ल्ड हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाया उसके अंदर में बताया आप लोगों को, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बता सकते हैं आप लोग। बार्थोलोमियोस डियास ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। केप ऑफ गुड होप उसने जो है वहां पर में उसका नाम रखा था। ठीक है, 1487 के अंदर में उसकी खोज की थी उसने, बार्थोलोमियो डियास। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, बार्थोलोमियो डियास उसका नाम था, बार्थोलोमियो डियास। ठीक है, उसने इसकी खोज की थी, ये वाला कोने की सबसे पहले। ठीक है, कब, आप लोगों का 1487 के अंदर में। ठीक है, उसी रास्ते का इस्तेमाल करके फिर आगे में बढ़ा हो। तुम्हारे चचा का लड़का वास्को डी गामा, बार्थोलोमियो डियास। देखिए क्वेश्चन आएगा, मैं हो सकता है कल भी लूं आप लोगों से, कभी भी ले सकता हूँ, बार्थोलोमियो डियास। तो आपकी रिवीजन कराना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, अच्छा उसकी मदद किसने की थी यहाँ तक पहुंचने में, आपके जो चाचा का लड़का था वास्को डी गामा, तो उसकी मदद की थी फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मदद किसने की थी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मदद किसने की थी, वो की थी अब्दुल माजिद ने, मजीद, अब्दुल माजिद नाम का एक गुजराती व्यापारी था, उसने मदद की थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, बताइए। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, 3428 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है। ठीक है, और कंटिन्यूअसली बच्चे यहाँ पर में जुड़ते जा रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस भी आपको मिल सके। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग जो है आज की टेस्ट दे सकते हो। सभी बच्चे इसको बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं रिवीजन करके आना है। सबसे दक्षिण में कौन सी आप लोगों की, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स आप लोगों का 2 बार हो गया, चलो उसको छोड़ दो आप लोग, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से बोला है ना आप लोगों से कि इनमें से सबसे दक्षिण के अंदर में कौन सी आप लोगों की, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इनमें से सबसे इसमें आप लोगों को बोला है। ठीक है, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का हो जाएगा अन्नामलाई। लेकिन फ्रेंड भारत की सबसे जो दक्षिणतम चोटी है आप लोगों की, ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी, वो है आप लोगों की इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अन्नामलाई जो है ना, वो आपकी इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे जो है दक्षिण के अंदर में, यहाँ पर मैं आप लोगों की अन्नामलाई है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, केरल वाले साइड के अंदर में अन्नाई मुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां जो है ना, कार्डमम हिल्स, ये भारत की सबसे दक्षिणतम चोटियों में से है। इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम का मतलब ही होता है इलायची। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ियां। वैसे यहाँ पर मैं आपसे बोला था निम्नलिखित में से इनमें से कौन से सबसे दक्षिण में है, तो अन्नामलाई सबसे दक्षिण में इनमें से। लेकिन अगर
इनमें से नहीं बोलता है, ऐसा बोलता कि केवल भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित कौन सी है, तो आंसर आप लोगों का कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां हो जाता। इस पर मैं फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना के जो है फ्रेंड्स आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज ये याद रखिए, इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिण में है। चलो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपका गोभी मरुस्थल कहाँ पर में स्थित है? बिहार टीचर एग्जाम के अंदर में आया हुआ 2023 के अंदर में आपके, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, और एक बार रिवाइज देखिए, हर किसी से बोलूंगा मैं कि रिवाइज आप लोगों ने करना है। गोभी मरुस्थल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है कहाँ पर में मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो गोभी मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में? एशिया में है, ठीक है। तो अफ्रीका हो नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया हो नहीं सकता, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो चाइना प्लस मंगोलिया में है, चाइना प्लस मंगोलिया। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाइना प्लस मंगोलिया, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चाइना प्लस मंगोलिया के अंदर में। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है गोबी डेजर्ट आप लोगों का, तो चाइना और मंगोलिया के अंदर में फैला हुआ है ये गोबी मरुस्थल, चाइना मंगोलिया एशिया के अंदर में, ठीक है। चलिए गुड। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच कौन सी झील पाई जाती है, और वो झील कौन से राज्य में, ये भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है। 3469 लाइक्स हो चुके हैं, 3500 से हम लोग केवल 31 लाइक दूर है, ठीक है। 2491 लोग अभी भी देख रहे हैं, ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, मुझे टॉप 100 में चाहिए आप लोग। जी हाँ, वो कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, गोबी डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान है। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक खुशखबर देना चाहूंगा, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। हम लोग जो है फ्रेंड 6,10,000, ठीक है, प्लस के सब का परिवार बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 6 लाख, ठीक है, 6,10,000 प्लस का परिवार हम लोग बन चुके हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका पूरा श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, आप लोगों की वजह से हुआ है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा जो है फ्रेंड्स, इसके बीच में आप लोगों की है यहाँ पर में कोलेरू लेक, कोलेरू झील। ये कहाँ पर में है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। प्लीज इसको याद रखिए, कोलेरू झील कहाँ पर में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, यहाँ से गोदावरी नदी आती है, यहाँ से कृष्णा नदी आती है, तो इनके बीच में यहाँ पर में कोलेरू झील आप लोगों की मौजूद है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश के अंदर में, ओके। तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश के अंदर में, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर में ऐसा था कि पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों की, और शासन चलाने की, प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की। तो इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, दोहरी शासन प्रणाली। तो वो था तुम्हारे चचा का लड़का, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इसने स्टार्ट किया था। बड़ा ही जो है फ्रेंड सरफिरा सा इसका दिमाग था, क्योंकि इससे क्या हुआ कि पैसा अंग्रेज लोग ले रहे हैं, और शासन कौन चलाएगा? नवाब, उसके जो है जो थे बाकी उसके अधिकारी, उनकी मदद से। अरे जब नवाब के पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे चलाएगा वो, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा अकाल आ गया था इसी की वजह से। फिर ये दोहरी शासन प्रणाली को अंत किसने किया? तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड किसने किया? एंड, ठीक है, तो वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ठीक है, हेस्टिंग्स, उन्होंने इसको खत्म किया था। बोले कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तुम बिल्कुल क्लेवर नहीं हो, तुमने बहुत गलत किया ये, क्योंकि उसकी वजह से बहुत अकाल वगैरह आ गया था ना, सरकार कुछ खर्च ही नहीं कर पा रही थी, नवाब के पास पैसा ही नहीं था, वो क्या करेगा, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया था। दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किसने किया था, और डुअल गवर्नमेंट वाले सिस्टम को बंद किसने किया। दोनों ही प्रकार के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम के अंदर में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक आप लोगों का क्वेश्चन था 58 नंबर का। और भी हमारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आगे में, ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंस इन स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्यूड इज, देशांतर की दूरी में अधिकतम अंतर होता है कहां पर में? देखिए फ्रेंड्स, देशांतर क्या होते हैं समझो पहली बात तो, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर में नॉर्थ पोल से लेकर, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो है अर्धवृत्त होता है एक, ठीक है। यहाँ पर में एक अर्धवृत्त होता है, यहाँ पर में अर्धवृत्त एक बनेगा, इस तरीके से। यहाँ बोला है अधिकतम अंतर कहां पर में होता है किसी भी दो के बीच में। तो आप लोग खुद देख लीजिए, किसी भी दो के बीच में सबसे ज्यादा अंतर कहां पर में आ रहा है? इक्वेटर के पास में। जैसे जैसे पोल के पास में जा रहे हैं, अंतर कम 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 होता जा रहा है। तो दो देशांतरों के बीच में सबसे अधिक दूरी कहां पर में होती है? आप लोग खुद बताएंगे अब।
दो देशांतरों के बीच में सबसे अधिकतम दूरी कहां पर में होती है? तो इक्वेटर के पास में होती है। ये समझ वाली बात है, जिसकी समझ अच्छी है वो कर पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इक्वेटर के पास में। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो देशांतरों के बीच की दूरी, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो अर्धवृत्ताकार है यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर में इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर में डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे जैसे पोल की तरफ में जा रहे हैं वहां से वैसे वैसे कम कम होता जा रहा है। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा दूरी रहेगी। ओके, और भी जो क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। देखिए ये आपका 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से बनते रहते हैं। अभी हम लोगों ने रेफरेंस के लिए 10-10 डिग्री का लिया है यहाँ पर में, ताकि आप देख सके, क्योंकि 1-1 डिग्री बहुत पास में आ जाएंगे ना इस वजह से। तो इस तरीके से आप लोगों का ये, और पूरा टोटल मिला के जो है फ्रेंड्स आपका 180 डिग्री इधर से जाता है और 180 डिग्री इधर से, तो टोटल 360 डिग्री के देशांतर है आप लोगों के टोटल। इस पर भी मैं पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर में एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित खेती क्षेत्रफल सुमेलित नहीं है? बताइए। 3569 लाइक कर दी, क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 3500 भी क्रॉस कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं हर किसी से कहूंगा कि मैं अभी आपको जो है इस लेक्चर मतलब ये क्वेश्चन के बाद में मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है किस तरीके से आप लोग आज की टेस्ट दे सकते हो। आज 10 बजे टेस्ट होंगी, और आप लोगों ने रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल डाल दूंगा वीडियो। 55 के अंदर में नन ऑफ द, देखिए निम्नलिखित में से पूछा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है, वो पूछा है आपसे। ठीक है, इनमें से कौन सा है, इसीलिए वो क्वेश्चन था आपका। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा वाला सुमिलित नहीं है? तो झूम की खेती जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, आसाम वगैरह साइड के अंदर में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पूनम जो है केरला में बोला जाता है, पोडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा के अंदर में, कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं बोलते, कुमारी कहाँ पर में बोलते हैं, केरल में बोलते हैं, केरला में। कुमारी और पूनम दोनों केरला में बोला जाता है, केरला में, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी आपके सही है, कौन सा वाला नहीं है ये बोला था। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, पोडू आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा वाले इलाके के अंदर में बोलते हैं। ठीक है, और झूम की खेती पूर्वोत्तर राज्यों में, आसाम मेघालय मिजोरम नागालैंड वगैरह साइड में। ठीक है, कुमारी, ठीक है, और पूनम, ठीक है, वो कुमारी और पूनम दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स आपका कहाँ का है, वो केरल वाले साइड का है आपका, कुमारी और पूनम। ठीक है, पूनम, ओके, कुमारी और पूनम केरल वाले साइड के अंदर में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। आज टेस्ट के पर्सपेक्टिव से हम लोग कर रहे हैं, 3600 प्लस लाइक्स कर दिए है। सेशन को लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो बच्चे नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट एक फैसला आपका आपका सिलेक्शन की तरफ में आपको आगे बढ़ा देगा। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, अपने लाइब्रेरी में, हाँ सभी को बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब ये लड़ाई केवल सिलेक्शन की नहीं, रैंक लाने की भी है। तो जितने भी आपके साथी है रिश्तेदार है, आप उनको बता सकते हो कि ऑफर चल रहा है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ओके, उसके अलावा अब मैं बताता हूँ आपको आपको करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है ना, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसके एक तो चैट में जो चैट चल रही है आपकी नीचे में, आपके मोबाइल में चल रही होगी चैट, उसमें एक पिंड कमेंट है, उसमें एक लिंक दी गई है। ठीक है, गूगल फॉर्म की, गूगल फॉर्म, वो गूगल फॉर्म आप लोगों ने फिल कर देना है। और ये गूगल फॉर्म भरने का लास्ट समय है 9 PM आज का। जो 9 बजे तक फॉर्म फिल कर देगा बस उसी को जो है उसी को कोर्स में ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसमें टेस्ट के अंदर में। तो 9 बजे तक आपने फॉर्म भर देना है। इस लेक्चर को भी बार बार देख ही लीजिए आप लोग। इसके अलावा कमेंट में, पिंड कमेंट जो रहेगा इस लेक्चर के बाद में, उसमें भी आप लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो उसमें से भी देखकर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें भी फॉर्म की लिंक है, कहीं से भी भर लीजिए आप फॉर्म को, छोटा सा फॉर्म है। ठीक है, 9 बजे तक, और शार्प 10 बजे 10 PM पर आप लोगों की जो है फ्रेंड टेस्ट होंगी। ठीक है, शार्प 10 बजे। तो सभी लोगों ने तैयार रहना है, इसी वीडियो के आधार पर होंगी टेस्ट आपकी। तो इस वीडियो को रिवाइज जरूर कर लेना, बार 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 बार, जितने बार देख सकते हो उतने बार देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करिए आप लोग, और फ्री है, सबके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग करिए, अच्छे से भरिए आप लोग इसको। और आपने वो नंबर कौन सा डालना है उसमें जिससे आपने टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन वाला ही नंबर डालना आपने। तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सबसे पहले तो। अगर किसी ने नहीं किया है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड अभी तक, तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है, अच्छे से गूगल फॉर्म भी भर दो, अगर गूगल फॉर्म भर दिया तो उसी नंबर से फिर लॉग इन करना आप, जिससे आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो फॉर्म भरना है आप लोगों ने। बीपीएससी टीआरई 4 का जो है फ्रेंड्स
ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 महा टेस्ट कोर्स नाम से आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कैसे करना है आप लोग जब तक जो है ऐप थोड़ा सा देख लेना कि कैसे आपको मिलता है। ठीक है, तो जो बच्चे फॉर्म भर देंगे उनको एक वीडियो भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपका व्हाट्सएप नंबर भी दे देना आप लोग। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी लिंक दी गई है आप लोगों की, वहां से भी आप लोग कर सकते हो। ओके, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी आपका दिया हुआ है। और जितने भी बच्चों ने व्हाट्सएप वाला भेजा हुआ है उनको व्हाट्सएप की एक मतलब कोर्स बन जाएगा, तब तो आपको व्हाट्सएप पे भी एक ट्यूटोरियल भेज दिया जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो फॉर्म में व्हाट्सएप का नंबर भी सही से लिख देना ताकि ट्यूटोरियल वीडियो आपको भेज सके। तो एक बार वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड अच्छे से देखिए आप सभी लोग। ठीक है, ओके, फास्ट अच्छे से इस वीडियो को वापस से देखिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करिए आप सभी लोग। मैंने फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो है लगभग लगभग 2 घंटा आपको पूरा पढ़ाया है, पूरे 60 क्वेश्चन कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये। ठीक है, और प्लीज अच्छे से ज्यादा जो है फ्रेंड्स रिवीजन कीजिए और अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, मैं कल नाम भी बताऊंगा जिन बच्चों ने टॉप किया होगा उनका। ठीक है, एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी आपकी टेस्ट, तो सभी लोग उसके लिए तैयार रहिए। एग्जैक्ट 10 बजे उस कोर्स में तैयार हो जाएगी। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप का सही नंबर डाला होगा उन लोगों को हम लोग ट्यूटोरियल वीडियो भी भेज देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सभी को टेस्ट के लिए। एक बार लिख देना फ्रेंड्स कि आप लोग जो है रिवीजन जब करोगे ना, देखो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, रिवीजन जब करोगे तो पूरे 60 क्वेश्चन के रिवीजन के आंसर जो है मेरे बताने के पहले आप फटफट फटफट कमेंट में भी करते जाना। ठीक है, उससे आपकी रिवीजन और अच्छी होगी। तो रिवीजन करते समय कमेंट में भी आंसर करते जाना। ठीक है, समझ गए आप लोग? जल्दी बताओ, समझ गए आप लोग? जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते हुए पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन फास्ट 2x में या 1.5x में या 1.25x में लगा देना। ठीक है, और कमेंट में आंसर भी करते जाना। समझ गए सभी? ठीक है, हाथ ऊपर कर दो समझ गए होगे तो। ठीक है, कमेंट में आंसर्स भी करते जाना। इससे क्या होगा कि आप लोगों की और ज्यादा बेहतर आपका हाथ, आपका आंख, आपका माइंड जो है उसको उसको रिकॉल करेगा, उसको उसको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीजें आपकी। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।